तो यहाँ से देख लेते हैं, बात की जा रही थी यहाँ पे झरोखा की। किसकी? झरोखा। तो झरोखा को देख क्या है कि सब नहीं आई, छोटे छज्जा अथवा झरोखे में आता था, समझ में आ रहा है ना, डोली टाइप का कह सकती हो, उसमें आता था। उसके नीचे लोग बहुत सारे, ठीक है, भीड़ रहता है जिसमें सैनिक, व्यापारी, शिल्पकार, किसान, बीमार बच्चों के साथ औरतें सब आती थी और राजा के एक, ठीक है, झलक पाने के लिए इंतज़ार करती थी। उसको शुरू किसने करवाया था? अकबर ने करवाया था। कभी कभी स्टेटमेंट बना के पूछ देगा ये, ठीक है। अब थोड़ा और से अपने शासक को थोड़ा क्या करना है, भव्य दिखाना है, बड़ा रूप में दिखाना है। कोई दिक्कत? यहाँ पे दिखाया गया कि झरोखे में शासक क्या करता था, 1 घंटा बिताता था। उसके बाद शाह अपनी सरकार के प्राथमिक कार्यों के संचालन हेतु एक जो सार्वजनिक सभा बनवाया होता था, जिसको क्या बोला जाता था? दीवाने आम। लाल किला में तुम लोगों को मैंने बताया था कि जाके देखो, गार्डन के जस्ट सामने था, ठीक है, दीवाने आम था। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बड़ा था, मतलब कहाँ में बताओ एग्जैक्टली? जहाँ बैठे हुए थे, ठीक है, मतलब बना हुआ था इधर, ठीक है, पार्क के सामने जस्ट था, मतलब हाँ इधर ही था, वहीं था। सार्वजनिक सभा के लिए दीवाने आम होता है ना, जैसे अभी के समय में कोई पार्टी लोग करता है कि नहीं करता है, एक बड़ा घर बनवा देगा आम सभा के लिए, और उसी में से कुछ स्पेशल लोग होंगे तो कहाँ ले आएगा? अपने घर पे ले आएगा, मैंने कहीं और फैसिलिटी रहेगा। तो 2 चीज़ें यहाँ पे, एक दीवाने आम है और दूसरा क्या है? दीवाने खास है। इसको कितने बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो आम मतलब क्या होता था? सार्वजनिक सभा भवन होता था, वहाँ शासक रुकता था, ठीक है। वहाँ क्या करते कि राज्य के अधिकारी रिपोर्ट प्रस्तुत करते थे, लगाओ नहीं तो छोड़ेगा नहीं, रिपोर्ट प्रस्तुत करते थे और निवेदन करते थे। 2 घंटे बादशाह दीवाने खास में निजी और गोपनीय मुद्दों पर क्या करता था? चर्चा करता था। समझ में आ रहा है ना? मतलब ठीक उसी टाइप का जैसे संसद भवन है, ठीक है, आम लोग, मैंने आम लोग नहीं, मैंने जो भी सिलेक्टेड लोग हैं जाएंगे। उसके बाद से जब कैबिनेट की अवधारणा आती है तो एक अलग और एक नहीं है, सेपरेट हो जाता है। तो गोपनीय मुद्दे पर चर्चा करता था। राज्य के वरिष्ठ मंत्री उसके सामने अपनी याचिकाएं प्रस्तुत करते थे, जो भी वरिष्ठ मंत्री होता था, और कर अधिकारी हिसाब का ब्यौरा देते थे कि भाई कितना क्या क्या हुआ है, ये सब लगते रहता था। कभी कभी बादशाह उच्च प्रतिष्ठित कलाकारों के कार्यों अथवा वास्तुकारों के द्वारा बनाए गए इमारतों के नक्शों को भी क्या करता था? देखता था। ये समझ में आ रहा है ना? यहाँ पे दिखाया गया है इस शाहजहाँ के द्वारा जो बनवाया गया है रत्न जड़ित सिंहासन, ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, भव्यता को दीवाने दिखाने के लिए। ये देख लेना, तख्त मुरस्सा है। क्या बोला गया? तख्त मुरस्सा, जो तुम लोग देखी हो, ठीक है, हाँ, रत्न जड़ित जो सिंहासन, मयूर सिंहासन, हाँ वही था, तख्त मुरस्सा। सिंहासन की भव्य संरचना में एक छतरी टाइप का दिखाया गया है, ठीक है, जो द्वादशीय कोणीय स्तंभ पर क्या है? टिकी हुई है। द्वादश कोण मतलब समझ में आता है ना, जैसे त्रिकोण बोलते, 3 गो कोना, चतुर्थ कोण माने 4 गो कोना है कि नहीं, 1 2 3 4 5, समझ में आ रहा है ना? तो वैसे ही 10 गो कोना वाला, अब 10 गो कोना ऐसे होगा बना हुआ ऐसे। इसकी ऊंचाई या सीढ़ियों से गुंबद तक, मैंने सीढ़ी से कहाँ तक, मैंने ऊपर गुंबद तक लगभग कितना था? 10 फुट था। तो हमने देखा था ऊंचा था कि नहीं था? हाँ। अपने राज्यहोर के समय महामहिम यह आदेश दिया, ठीक है, कि 46 लाख रुपए के रत्न तथा बहुमूल्य पत्थर और 1 लाख तोला सोना, जिसकी कीमत उस समय 14 लाख रुपए है, उससे इस सिंहासन को क्या होना चाहिए? सजाना चाहिए। लगा था ना सब पितरा दुरा वगैरह जो जड़ी का काम हुआ था, इसे सजाया जाना चाहिए। सिंहासन की साज सज्जा में 7 वर्ष लग गए। इसकी सजावट में प्रयुक्त हुए बहुमूल्य पत्थरों में रूबी था, जिसकी कीमत 1 लाख रुपए थी, जिसे शाह अब्बास सफावी ने दिवंगत बादशाह जहांगीर को क्या हुआ था? भेजा हुआ था। अब यही है शाह अब्बास सफावी, एक सफावी साम्राज्य आया है, याद आ रहा है? कहाँ पे आया है? ईरान में आया है। कोई दिक्कत?
तो ईरान का जो संबंध जो है यहाँ पे देखेंगे हम लोग कि बाबर को, ठीक है, प्लस इब्राहिम से इसका खूब पटा है। समझ में आ रहा है ना, बाबर और इब्राहिम से ठीक ठाक पटा है। बाबर को तो माना जाता है कि जो पानीपत का जो तृतीय लड़ाई लड़ा इब्राहिम लोदी से, उस युद्ध में प्रथम, ठीक है, जो भी प्रथम युद्ध लड़ा उसमें इसने भी क्या किया, उसको सपोर्ट किया था। समझ में आ रहा है। हुमायूं का भी वही हाल था। जब हुमायूं को जब निर्वासित कर दिया गया था तो भागते भागते कहाँ पर पहुँच गया था, अफगानिस्तान के क्षेत्रों में। तो वहाँ पे भी सफावी और सफाविदों ने क्या किया, हेल्प किया था। अकबर से नहीं पटा, क्योंकि अब साम्राज्यवादी विस्तार नीति के तहत सफाविद भी चाह रहे हैं कि काबुल कंधार पे हमारा क्या रहे, कंट्रोल रहे। अकबर भी चाह रहा है कि हमारा क्या रहे, कंट्रोल रहे, जिसकी वजह से दोनों के हित टकरा रहे थे। समझ में आ रहा है ना, तो ध्यान रखना। इस रूबी पर महान बादशाह तिमूर, साहिब किरान, मिर्ज़ा शाहरुख, मिर्ज़ा उलुग बेग और शाह अब्बास के साथ साथ अकबर, जहांगीर और स्वयं महामहिम के नाम क्या थे, अंकित थे इस पे। ठीक है, देखो दिखाया गया है आगरा में विवाह से पूर्व शहजादे औरंगजेब का सम्मान करते हुए शाहजहां। ठीक है, लग रहा है कि नहीं लग रहा है कुछ। बादशाह में प्रयाग द्वारा की गई चित्रकारी दिखाया है यहाँ पे। किसका ब्याह हो रहा है, औरंगजेब का शाहजहां स्वागत कर रहा है। देखो यहाँ पे कुछ कुछ तौल रहा है, सब लग हीरा मोती से लग रहा है। जश्न वजन, ठीक है, अथवा तुलादान समारोह में शहजादे खुर्रम को बहुमूल्य धातियों से तौला गया। ये जहांगीरनामा से लिया गया है, जहांगीर संस्मरण से। देख रहे हो ना, ये सब चलते रहता था, वो सब का क्या करोगे। सिंहासन रोहण की वर्षगांठ, ईद, सब बारात तथा होली जैसे कुछ विशिष्ट अवसरों पर दरबार का माहौल क्या होता था, जीवंत होता था। होता है जब भी कोई पर्व त्यौहार आता है तो अचानक एक्टिविटी क्या हो जाती है, बढ़ने लगती है, उल्लास एक मन में आ जाता है। सजे हुए डिब्बों में रखी सुगंधित मोमबत्तियाँ, महल की दीवार पर लटक रहे रंग बिरंगे बदनवार आने वाले आश्चर्यजनक प्रभाव छोड़ते थे। मुगल शासक वर्ष में 3 मुख्य त्यौहार मनाया करते थे। सूर्य वर्ष और चंद्र वर्ष के अनुसार शासक का जन्मदिन वसंतागमन पर, फारसी शासक के जन्मदिन पर कब, वसंतागमन पर फारसी नववर्ष। शाही परिवार में विवाह का आयोजन काफी खर्चीला होता था। ठीक है, तो यहाँ पे साफ साफ दिखाया हुआ है। ठीक है, वसंतागमन, ठीक है, माने वसंत गमन कर रहा है, जा रहा है। ठीक है, माने फरवरी मार्च, ठीक है, पर फारसी नववर्ष। देख रही हो ना, यहाँ पे काफ़ी धूमधाम से सब चीज़ कराया जा रहा है। 1633 में दारा शिकोह और नादिरा के विवाह की व्यवस्था राजकुमारी जहां आरा और दिवंगत महारानी मुमताज महल की प्रमुख नौकरानी सती उन निसा खुमा के द्वारा क्या की गई थी। अब क्रियाकलाप है, ठीक है, जो भी जश्न मनाया जा रहा है। याद आ रहा है ना मुमताज महल, ठीक है, मुमताज महल की प्रमुख नौकरानी सती उन निसाखुम, क्या पैरों बज रहा है ना, बजते रहता। शादी के उपहारों के प्रदर्शन की व्यवस्था दीवाने आम में की गई थी, वही था जो सार्वजनिक भवन के था। बादशाह तथा हरम की स्त्रियां दोपहर में इसे देखने के लिए आई। हरम माने होता है घरेलू जो परिवार के लोग हैं, समझ में आ रहा है ना, पवित्र लोग बोला जाता है इसे। ठीक है, माने फैमिली, परिवार है, जो भी क्या बोलते हैं कि मुगल दरबार के, ठीक है, मुगल दरबार के, ठीक है, स्त्रियां दोपहर में इसे देखने के लिए आई तथा शाम के समय अभिजात भी यहाँ आए। समझ में आ रहा है ना, मैंने अमीर लोग भी आए। दुल्हन की मां ने इसी तरह उसी विशाल कक्ष में उपहारों को सजाया। शाहजहां इसे देखने के लिए वहां गया। इन्हें बंधे की रस्म दिवाज एक खास में अदा की गई। आज ऐसे ही पढ़ना ही है, आज कोई लोड वाला चीज़ नहीं है। कैसे विवाह हो रहा है दिखाया जा रहा है। ठीक है, कि दरबार में उपस्थित व्यक्तियों के बीच पान, इलायची, मेवे बांटे गए। विवाह पर कुल 32 लाख खर्च हुआ, जिसमें 6 लाख रुपए शाही खजाने से, 16 लाख रुपए जहांआरा माने मुमताज महल द्वारा आराम में अलग से रखे रुपयों को मिलाते हुए, और शेष दुल्हन की माँ के द्वारा।
बादशाहनामा से लिए गए इन चित्रों में इस अवसर से जुड़ी कुछ विभिन्न चित्रों को क्या किया है, दिखाया गया है। यहाँ पे देख रही हो ना, यहाँ पे सब किया जा रहा है, दिखाया गया है। नौरोज, जन्मदिन पर शासक को विभिन्न वस्तुओं से तौला जाता था तथा बाद में वस्तुएं दान में क्या करती जाती थी, बांट दी जाती थी। अब इसमें कुछ पदवियाँ, उपहार और भेंट भी हम लोग देखेंगे। क्या है पदवी, उपहार, भेंट? राज्याभिषेक के समय अथवा किसी शत्रु पर विजय के बाद मुगल बादशाह विशाल पदवियाँ क्या करते थे, ग्रहण करते थे। राज्याभिषेक के समय अथवा जब शत्रु पे क्या कर लो, जब भी कोई लड़ाई वड़ाई होती थी, उसके बाद उद्घोषकों माने नकीब द्वारा जब इस गुंजायमान और लयबद्ध पदवियों की घोषणा की जाती तो सभा में विस्मय का माहौल बना देती थी। अब नकीब है, उद्घोषक, वहीं टेटेटेटे बजता है ना, ठीक है, हाँ, उद्घोषक का रिबिक टाइप का, ठीक है, बजता है ना एकदम, मैंने धुधुंगा टाइप का, हाँ। मुगल सिक्कों पर राजसी नयाचार के साथ साथ शासनरत बादशाह की पूर्वी पदवी होती थी। सिक्कों पर, ठीक है, शासनरत मतलब जो भी शासक होता था, ठीक है, बादशाह की पूरी उसमें पदवी बनाई जाती थी, मैंने चित्र बनाया जाता था। योग्य व्यक्तियों को अब शुरू हो गया पदवियाँ देना। अब पदवी दिया जाएगा, नहीं दिया जाएगा? जो भी एक शासक आता था, अब सोचो एक शासक आया, यही ना समस्या है। देखो यहाँ पे मैंने बताया था, एक शासक आया, जैसे कि अभी मान लो कि प्रजातंत्र ही सरकार है, मोदी है, जब तक मोदी है चुन लिया है सबको, है कि नहीं है? अब मोदी की जगह दूसरा अगर बनेगा तो सारे मंत्री क्या सेम ही रहेंगे? बहुत सारे उसमें क्या हो जाएंगे, परिवर्तन भी हो जाएंगे। तो कुछ यही हर एक शासक के साथ होता था। इस पैटर्न को समझना है तुम लोगों को कि योग्य व्यक्तियों को पदवियों देना मुगल राज्य तंत्र का एक महत्वपूर्ण पक्ष था। दरबारी पदानुक्रम में किसी व्यक्ति को उन्नति की उसके धारण की जाने वाली पदवियों से जाना जा सकता था। उच्चतम मंत्रियों में से एक को दी जाने वाली आसफ खां की पदवी पैगंबर शासक सुलेमान के कल्पित मंत्री से हुआ था। आसफ खान, ठीक है, कि पदवी का उद्भव पैगंबर शासक, ठीक है, एक आएगा सुलेमान के कल्पित मंत्री से क्या हुआ था। पैगंबर शासक है, आगे देखेंगे एक सुलेमान आएगा ऑटोमन साम्राज्य में। इसी का पुत्र होता है एर्तुगरुल गाजी। क्या होता है? अभी यूट्यूब में खूब इसका सीरियल आ रहा है, एर्तुगरुल गाजी, ठीक है, अभी मैंने खूब फेमस हुआ है, मुस्लिमों का सबसे शानदार सीरियल अभी तक कहोगी तो आया। काफ़ी लंबा, इसलिए मैं तुम लोग नहीं दिखाता हूँ। सब ऑटोमन एम्पायर वगैरह के बारे में जो है ना, किस प्रकार से मुस्लिम साम्राज्य का उदय हुआ, अच्छा से दिखाया गया है, लगभग 9वीं-10वीं सदी का। लेकिन समस्या क्या है ना कि बड़ा अंदर घुस जाता है सब, ये चाची, ये बहन, ठीक है, बड़ा थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तब मन में आ रहा होगा, देख लिया जाके, नहीं आ रहा उसे? चलो। औरंगजेब ने अपने 2 उच्च पदस्थ अभिजातों जय सिंह और जसवंत सिंह को मिर्जा राजा की पदवी प्रदान की। औरंगजेब ने अपने 2 उच्च अधीनस्थ, ठीक है, जय सिंह और कौन सा, जसवंत सिंह। अब जहाँ औरंगजेब का नाम आता है, ठीक है, तो कितने बार थोड़ा सा लगता है कि ये सहिष्णु शासक नहीं था, धर्म को बढ़ावा देने वाला, माने कट्टरवादी की तरफ था। लेकिन तुम लोग देखोगे कि औरंगजेब के दरबार में बीपीएससी इस क्वेश्चन कितने बार पूछ चुका है कि सबसे अधिक जो हिंदू अधिकारी जो होते हैं, हिंदू कर्मचारी होते हैं, किसके दरबार में होते हैं? औरंगजेब के दरबार में होते हैं। अब इससे एक तरह से कह देना कि अगर इतना सांप्रदायिक होता, सांप्रदायिकता को बढ़ाने वाला होता, इतना असहिष्णु होता तो रखता। कुछ ना कुछ समस्याएं हैं यहाँ पे, देखेंगे हम लोग। मंदिर टूटा है, या फिर सिखों को अगर किया जा रहा है तो क्यों किया जा रहा है, यही है। इतिहास पढ़ते समय देखो, ये ऐसा सब्जेक्ट है कि सही गलत ठहराने से क्या करना चाहिए, बचना चाहिए, ठीक है। सबका अपना अपना आर्गूमेंट है, तर्क है, सबका अपना अपना। तो राजा की पदवी प्रदान की। पदवियाँ या तो अर्जित की जा सकती थी अथवा इन्हें पाने के लिए पैसे दिए जा सकते थे। मीर खान ने अपने नाम में अलिफ अर्थात अ अक्षर लगाकर उसे अमीर खान करने के लिए औरंगजेब को 1 लाख रुपए देने का क्या किया, प्रस्ताव किया। किसने? मीर खान ने अपने नाम में अलिफ अर्थात अ अक्षर लगाने के लिए उसे आमिर खान करने के लिए मैंने मीर है ना, मीर से अ अक्षर लग गया तो क्या लग गया, अ,
ठीक है। औरंगजेब को 1 लाख रुपए देने का क्या किया, प्रस्ताव किया। तो देख पा रही हूँ मिर्जा राजा की, ठीक है। अन्य पुरस्कारों में सम्मान का जामा माने खिल्लत भी शामिल था। यही कुछ कुछ शब्दावली आती है, तक थोड़ा सा लिखते चलना इसको, जिसे पहले कभी न कभी बादशाह द्वारा पहना गया होता था। इसलिए यह समझा जाता था कि बादशाह के आशीर्वाद का क्या है, प्रतीक है, सिंबॉलिक चीज़ होता है ना। घर पे भी होता है, सास भी कभी बहू थी, है कि नहीं है। घर में एक खानदानी चीज़ बना दिया जाता है कि बहू को बहू क्या करना है, देना है, ठीक है। कुछ इसी टाइप का है। क्यों, तो भाई देखो आशीर्वाद का क्या है, प्रतीक है, ना कि वो लालच का प्रतीक है कि भाई बना रहे। सरप्पा एक अन्य उपहार था। इस उपहार के 3 हिस्से हुआ करते थे, जामा, पगड़ी और पटका। बादशाह द्वारा अक्सर रत्नजड़ित आभूषण भी उपहार के रूप में दिए जाते थे। बहुत खास परिस्थितियों में बादशाह कमल की मंजरियों वाला रत्नजड़ित गहनों का सेट भी उपहार में प्रदान करता था। एक दरबारी बादशाह के पास कभी कभी खाली हाथ नहीं जाया जाता था। वह या तो, ठीक है, नज के रूप में थोड़ा धन या पेशकश के रूप में मोटी रकम बादशाह को क्या करता था, पेश करता था। राजनयिक संबंधों में उपहारों को सम्मान और आदर का प्रतीक माना जाता था। राजपूत प्रतिद्वंदी राजनीतिक शक्तियों के बीच संधि और संबंधों के जरिए समझौता करवाने के महत्वपूर्ण कार्य का संपादन करते थे। यानी राजपूत प्रतिद्वंदी राजनीतिक शक्तियों के बीच संधि और संबंधों के जरिए समझौता करवाने का क्या करते थे, संपादन भी करते थे। कोई हो सकता है कि कोई नहीं मानता होगा, कह रहा है ना, एक दरबारी बादशाह के पास कभी खाली हाथ क्या करता था, नहीं जाता। ठीक वही चीज़ है जैसे आज के समय में कोई जाता है ना व्यक्ति, मतलब आज के समय में कोई भी व्यक्ति जब एक दूसरे से मिलने जाता है तो कुछ ना कुछ क्या करता है, भेंट के रूप में ले लेता है। वह या तो नज नज के रूप में थोड़ा धन या पेशकश के रूप में मोटी रकम बादशाह को क्या करता था, पेश करता था, खुश करने के लिए। अभी ऐसे समझो, अगर कोई व्यक्ति मोदी से मिलने जाएगा तो कुछ न कुछ गिफ्ट लेके जाएगा, जगह कि नहीं जाएगा, आँख उठा कर थोड़े चल जाएगा। अब थोड़ा सोचना है। राजनयिक संबंधों में उपहारों को सम्मान और आदर का प्रतीक माना जाता था। राजदूत प्रतिद्वंदी, जो भी राजदूत प्रतिद्वंदी होते थे मुगलों के, राजनीतिक शक्तियों के बीच संधि और समझौतों के जरिए समझौता करवाने के महत्वपूर्ण कार्य क्या करते थे, संपादन भी करते थे कि भाई आ गए मिलने के लिए, ठीक है, कुछ धन दे रहे हैं, अपनी चीज़ों को समझौता करने का भी प्रयास कर रहे हैं कि भाई आप हमारे क्षेत्र में अटैक मत कीजिए, ठीक है, कर हमसे ले लीजिए। ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती थी। ऐसी परिस्थितियों में उपहार की महत्वपूर्ण प्रतीकात्मक भूमिका होती थी। प्रतीकात्मक माने प्रतीक माने संकेत के रूप में होती थी। टॉमस रो, यही एक अंग्रेज अधिकारी, इस बात से बहुत निराशा हुई थी कि उसने आसफ खां को जो अंगूठी भेंट की थी वह उसे केवल इसलिए वापस कर दी गई क्योंकि वह मात्र 400 रुपये मूल्य की थी। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी ध्यान रखना है कि भाई हमें कीमती लेके जाना है कि नहीं है। थोड़ा जा रहे हैं, जो दरबार में जा रहे हैं उसके हिसाब से काम क्या करना पड़ेगा, वरना फिर लौटा देगा सब। कर दो, जाओ अथी करो, थोड़ा देर लगेगा, टाइम नहीं लगेगा बहुत अथी। अब शाही परिवार बहुत बड़ा तो केवल चित्रे बना है, ज़्यादा है नहीं। शाही परिवार, अब शाही परिवार देखो, हरम शब्द का प्रयोग मुगलों की घरेलू दुनिया की ओर क्या करता है, संकेत करने के लिए होता है। किसको, घरेलू दुनिया के लिए। यह शब्द फारसी से निकला है जिसका तात्पर्य क्या है, पवित्र स्थान। मैंने देखो अपने आप को मुगल क्या बोल रहे हैं, नहीं, जो हमारे घर के अंदर रह रहे हो क्या है, पवित्र स्थान है, तो इसलिए हरम बोल रहे हैं। मुगल परिवार में, क्योंकि एक परिवार तो होता नहीं था, सब में कई सारी बीवियाँ, कई सारी बच्चे, पूरा खानदान होता था। तो मुगल परिवार में बादशाह की पत्नियाँ और उप पत्नियाँ पत्नियाँ और उप पत्नियाँ, ठीक है, एक नया शब्द मिल गया, ठीक है। मैंने सौतेली पत्नियाँ कि सौतेली माताएं, जो भी है, सौतेला सब लगा हुआ। उसके नज़दीक और दूर के रिश्तेदार, माता, सौतेली, उपमाताएं, सब मिलजुल के सब आगे क्या करते थे, रहते थे। दिखाई दे रहा है ना।
वह महिलाएं परिचकाएं तथा गुलाम होते थे। बहु विवाह प्रथा भारतीय उपमहाद्वीप में विशेषकर शासक वर्गों में व्यापक रूप से क्या थे, प्रचलित थे। कैसे विवाह? बहु विवाह। राजपूत कुलों एवं मुगल दोनों के लिए विवाह राजनीतिक संबंध बनाने व मैत्रिक संबंध स्थापित करने का क्या था, एक तरीका था। अब ज़्यादा डायरेक्ट नहीं लिखा है, ठीक है, मैंने राजनीतिक संबंध आखिर इसीलिए किया गया है ना भाई कि उनकी राजनीति कमज़ोर हो जाएगी तो भाई कर लो, रिश्ता कर लो, मनसबदार का पद पाने के लिए कर लो। राजपूत लोग खूब इस तरह का काम करते थे। विवाह में पुत्री को भेंट स्वरूप दिए जाने के साथ प्रायः एक क्षेत्र में भी उपहार दे दिया जाता था। इससे विभिन्न शासक वर्गों के बीच पदानुक्रमिक संबंधों की निरंतरता क्या हो जाती थी, सुनिश्चित हो जाती थी। पदानुक्रम माने कोई न कोई उसको पद दे दिया जाता था। इसी तरह के विवाह और उनके फलस्वरूप विकसित संबंधों के कारण ही मुगल बंधुता के एक व्यापक तंत्र का निर्माण कर सके। माने पूरा का पूरा फैलते जा रहा है सिस्टम शादी वाला। इसीलिए महत्वपूर्ण वर्गों से जुड़े और उन्हें एक बृहद साम्राज्य को इकट्ठा करने में क्या मिली, मदद मिली। किनको? मुगलों को। मुगल परिवार में शाही परिवारों से आने वाली स्त्री माने बेगम और अन्य स्त्रियों को क्या बोला गया, अगहा, जिसका जन्म कुलीन परिवार में क्या हुआ था, नहीं हुआ था। तो अगहा किसको बोला गया, जिनका जन्म कुलीन परिवार में क्या हुआ है, नहीं हुआ है, ठीक है। इसमें अंतर रखा जाता था। मेहर के रूप में अच्छा खासा नकद और बहुमूल्य वस्तुएं लेने के बाद विवाह करके आई बेगमों को अपने पतियों से स्वाभाविक रूप से अगहाओं की तुलना में अधिक ऊंचा दर्जा और सम्मान क्या होता था, मिलता था। तो बेगम है यहाँ पे, है कि नहीं है, और यहाँ पे कौन है, अगहा है। तो भाई अब स्वाभाविक है, अभी अमीरों की शादी होगी तो उसमें जो मेहर की राशि क्या होगी, अधिक होगी। गरीब का अगर शादी होगा, गरीब मुस्लिम का, तो उसमें मेहर की राशि क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। देखते हो ना, पढ़ा जाता है उसमें, ठीक है। राजतंत्र से जुड़े महिलाओं के पदानुक्रम में उपपत्नियों की स्थिति सबसे निम्न थी, माने अगाचा की, और नाम आ गया। हाँ, अगहा है, इसके बाद क्या है, अगाचा, उपपत्नी, ठीक है, सबसे निम्न थी। इन सभी को नकद मासिक भत्ता तथा अपने अपने दर्जे के हिसाब से उपहार मिलते थे। वंश आधारित पारिवारिक ढांचा पूरी तरह अस्थायी क्या था, नहीं था। यदि पति की इच्छा हो और उसके पास पहले से ही 4 पत्नियां ना हो तो अगहा और अगाचा भी बेगम की स्थिति क्या हो सकती थी, ठीक है। देखो पद बना दिया गया है ना कि शासक की जो बीवी बनेगी बेगम बोल दिया जाएगा, कुंवारा है तब, लेकिन होता कहाँ था ऐसा। प्रेम तथा मातृत्व ऐसी स्त्रियों को विधि सम्मत विवाहित पत्नियों के दर्जे तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता था। पत्नियों के अतिरिक्त, ठीक है, मुगल परिवार में अनेक महिला तथा पुरुष गुलाम भी होते थे। महिला और क्या, गुलामी पर था ना उस समय, ठीक ठाक चलता था। दिल्ली सल्तनत में खूब चला, मुगल काल में खूब चला, गुलामों की खरीद बिक्री करते रहना। वे साधारण से साधारण कार्य से लेकर कौशल, निपुणता तथा बुद्धिमत्ता के अलग अलग कार्यों का संपादन करते थे। गुलाम हिजड़े परिवार के अंदर और बाहर के जीवन में रक्षक माने नौकर और व्यापार में दिलचस्प लेने वाली महिलाओं के एजेंट भी होते थे। माने व्यापार में, ठीक है, कौन महिला क्या कर रही है, माने क्या एजेंट के रूप में लोग क्या कर रहा है, काम कर रहा है। अब आ गया नूरजहां। कौन थी नूरजहां, बताओ। सलीम की बीवी अनारकली थी। तो सलीम जवान में उसका सलीम नाम है, बाद में क्या है, जहांगीर है, ठीक है। तो जहांगीर की पत्नी कौन हो गई, नूरजहां, ठीक है। तो नूरजहां के बाद मुगल रानियों और राजकुमारियों ने महत्वपूर्ण वित्तीय स्रोतों पर नियंत्रण रखना क्या कर दिया, शुरू कर दिया। क्योंकि पता है तुम लोगों को कि नूरजहां जब आई तो जहांगीर के प्रशासनिक कामों में काफ़ी क्या किया, हेल्प किया। अब हेल्प करने का मतलब ये है यहाँ पे कि जब वो घुस गई है तो जो भी आर्थिक क्रियाकलाप हो रहा है उसमें भी वो नज़र रखेगी। उसके बाद से एक पैटर्न चल पड़ा, मतलब स्त्रियों के अधिकार के लिए हम कह सकते हैं। जब भी रजिया सुल्तान की बात आती है, नूरजहां की बात आती है, रानी दुर्गावती की बात आती है, झांसी की रानी की बात आती है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। रानी दुर्गावती के बारे में कौन जानता है, देखते हैं किस क्लास में पढ़ी है सब, कौन थी, कहाँ की थी।
रानी दुर्गावती आज ही देखे उसको। रानी दुर्गावती पश्चिम बंगाल जो मतलब उसकी जाति बताओ क्या थी? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र क्या थी? शायद ब्राह्मण जाति से थी, लेकिन इसे मतलब कहाँ शादी हुआ था इसका? लेकिन मतलब छिप छिप के यही पढ़ रही थी क्या? ठीक है। गोंड जो ट्राइब लोग था, समझ में आ रहा है? गोंड जो ट्राइब लोग थे, ठीक है, गोंडवाना लैंड की तरफ, तो गोंड क्या थे? जनजाति थे। यही जनजाति लोग आगे चल के, ठीक है, जब ब्राह्मणों को भूमि वगैरह देना शुरू कर दिया तो ब्राह्मणों ने इन गोंडों को क्या कर दिया? क्षत्रिय बना दिया। क्या बना दिया? क्षत्रिय बना दिया। तो इधर एक चंदेल शासक था, ठीक है, उसी की बेटी थी कौन? रानी दुर्गावती, एक छत्राणी थी। और इसको शादी कहाँ करना पड़ा? इन जनजातियों में, मैंने जो क्षत्रिय बन चुके थे। समझ में आया कि नहीं आया? तो इसलिए इसका नाम काफ़ी इम्पोर्टेंट है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? आया समझ में? अकबर के समय की बात है ये सब, ठीक है। तो फिर अकबर अपना साम्राज्य विस्तार करता है और उसी साम्राज्य विस्तार के क्रम में रानी दुर्गावती अकबरों से, ठीक है, मैंने अकबर तो उसमें छोटा था, 1560 के आसपास अटैक होता है और ये वीरतापूर्वक युद्ध करते हुए क्या होती है? मतलब वीरांगना बन जाती है। समझ में आया? तो मध्य प्रदेश में, ठीक है, काफ़ी इम्पोर्टेंट नाम है इसका, ठीक है। तो चलो, शाहजहाँ की पुत्रियाँ जहाँआरा और रोशन आरा, मैंने अगर मुगल साम्राज्य पढ़ने लगो तो रिसर्च करने लग जाएगा, पूरा ज़िंदगी मुगलों के इतिहास पढ़ने में क्या हो जाएगा? लग जाएगा। अगर खानदान के बारे में पढ़ने लग जाए तो जहाँआरा और रोशन आरा किसकी बेटी है? जहांगीर की। को ऊंचे शाही मनसबदारों के समान वार्षिक आय होती थी, लेकिन सारे महिलाओं को सिर्फ और सिर्फ, ठीक है, जो भी घरेलू महिलाएं हैं उन्हीं को क्या किया जाता था? अधिकार दिया जाता था। इसके अतिरिक्त जहारों को सूरत के बंदरगाह नगर, जो कि विदेशी व्यापार के गलाफकरण केंद्र था, उसको राजस्व भी प्राप्त होता था। किसको? जहारा को। तो सूरत का जो बंदरगाह है, आगे देखेंगे हम लोग कि अंग्रेजों को दिया जाएगा। किसको? अंग्रेजों को। तो ध्यान रखना, अब अंग्रेज लोग जो भी कर दे रहे हैं वो किसको मिल रहा है? जहारा को मिल रहा है। एक क्वेश्चन बना सकता है, ऐसे ही क्वेश्चन बनाएगा तो लोग चिल्लाने लगते हैं कि भाई मुगलों को बेटी वोटी का नाम दे देता है एग्जाम में। समझ में आया कि नहीं आया? तो इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, ठीक है। संसाधनों पर नियंत्रण ने मुगल परिवार की महत्वपूर्ण स्त्रियों को इमारत व बाग के निर्माण का अधिकार क्या दे दिया कि भाई अब ये करा सकती है, क्योंकि अब पैसा इनके पास है तो करा लो भाई, 4 बाग बना लो, कोई इमारत बना लो, ठीक है। जहाँआरा ने शाहजहाँ की नई राजधानी शाहजहानाबाद, मैंने उस समय क्या बोला गया? दिल्ली था, कि कई वास्तुकलात्मक परियोजनाओं में हिस्सा लिया। इनमें से आंगन व बाग के साथ एक 2 मंजिली भव्य कारवांसराय थी। शाहजहाँ के हृदय स्थल चांदनी चौक के रूपरेखा जहाँआरा के द्वारा क्या की गई थी? बनाई गई थी। देखो कितना इम्पोर्टेंट नाम है। किसके द्वारा? जहाँआरा के द्वारा। शाहजहाँ का, शाहजहाँ कौन हुआ? जहाँआरा का भाई हुआ कि नहीं हुआ? तो भाई के लिए देखो भाई चांदनी चौक की रूपरेखा तैयार की गई थी। तो अभी जब भी चांदनी चौक जाना, शाहजहाँ, ठीक है, शाहजहाँ से इम्पोर्टेंट नाम किसका हो जाएगा? जहाँआरा, क्योंकि उस चांदनी चौक आर्किटेक्ट डिजाइनिंग जो बोलते हैं ना, करना पूरा सारा कौन की थी? जहाँआरा की। तो ये भी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, जहाँआरा का बार बार नाम आ रहा है। तो सबको नहीं देखना है, लेकिन जिसने इम्पोर्टेंट कुछ काम किया है, और खासकर यहाँ पे स्त्री का नाम है, ठीक है, तो और भी ज़्यादा क्या हो जाता है? इम्पोर्टेंट हो जा रहा है। गुलबदन बेगम द्वारा लिखी गई एक रोचक पुस्तक हुमायूं नामा से हमें मुगलों की घरेलू दुनिया की एक झलक मिलती है। गुलबदन बेगम बाबर की पुत्री, ठीक है, कौन? बाबर की पुत्री, हुमायूं की बहन। अब ध्यान रखना, जो हुमायूं नामा क्या था? हुमायूं नामा ही था ना। हुमायूं नामा को कौन लिखा है? गुलबदन बेगम, उसकी बेटी लिखी है। और हुमायूं नामा में क्या है? ठीक है, मैंने हुमायूं नामा के बारे में लिखा गया है।
ठीक, हाँ, तो ध्यान रखना, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। हुमायूं नामा को किसने लिखा? गुलबदन बेगम। गुलबदन बेगम बाबर की पुत्री, हुमायूं के बहन तथा अकबर की क्या हुई? फूफी हुई कि नहीं हुई? बुआ बुआ हो गई। ठीक है, तो गुलबदन स्वयं तुर्की तथा फारसी में धाराप्रवाह लिख सकते थे। देखो यहीं थोड़ा देख के मामला कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। और आज एक क्वेश्चन बड़ा शानदार दिया है यूपीपीसीएस में। ठीक है, अकबर के द्वारा दिया गया है, अकबर के समय के बारे में दिया गया है। थोड़ी ये जो घरेलू बात नहीं है, पूरी की पूरी उसके शासन प्रशासन की बात है, मैंने पूरे उस कौम के लिए, पूरी प्रजा के लिए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो मैं यही दिखाना चाहता हूँ। देखो जब भी महिलाओं के लिए एक बात आए, तुम लोग एकदम, मैंने बोलता हूँ कि एकदम क्या हो जाओ, एक्टिव हो जाओ। कि इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में एकदम कब पूछ लेगा कोई नहीं जानता है। समझ में आ रहा है ना? इसकी प्रासंगिकता मैं दिखा रहा हूँ। जब अकबर ने अबुल फजल को अपने शासन का इतिहास लिखने के लिए नियुक्त किया, तो उसने अपनी फूफी से बाबर और हुमायूं के समय के अपने पहले संस्करण को लिपिबद्ध करने का आग्रह किया कि भाई ठीक है। क्या हुआ? फूफी दिया कि चाची दिया है? कहाँ चाची दिया है? हाँ, अकबर की चाची थी। कौन? हुमायूं की बहन तथा अकबर की चाची थी। हुमायूं की बहन और अकबर की चाची थी। हमारे को चाची नहीं दिया है, चाची दिया है। सुधार लो उसको, ये नया पप्पा है। ठीक है, कुछ ना कुछ अशुद्धियाँ होती है। गुलबदन बेगम अकबर की क्या थी? बेटी थी, सॉरी हुमायूं की। हुमायूं की बहन थी। हाँ, तो हुमायूं की बहन थी, तो लग रहा है पुराना बुक है, इसे तुम लोगों को चाची दिया है। इसमें क्या लिखा था? गुलबदन बेगम गुलबदन बेगम द्वारा लिखी गई। नहीं, तो ऊपर क्या लिखा है? इसको लिखा है कि नहीं लिखा है तुम लोगों को? गुलबदन बेगम, अच्छा लिखा है। चाची यही तोड़ करवा दिया है। अच्छा, इसके हाँ, गुलबदन बेगम लिखा तो है। बाबर की पुत्री, हुमायूं को बहन, तो अकबर की चाची हो जाएगी, है कि नहीं है? कुछ अशुद्धियाँ हैं, मैंने साफ साफ शब्द ठीक है लिखा है, लेकिन केवल रिश्ता क्या कर दिया है, गड़बड़ा दिया है, ताकि अबुल फजल उसका लाभ उठाकर अपनी कृत्यों को क्या कर सके, पूरा कर सके। जब भाई अकबर नामर को जब लिखना था, तो भाई बोला अकबर की बुआ लिख दो, है कि नहीं है? तुम पहले से बड़ा होशियार हो की हो। समझ में आया? तो गुलबदन ने जो लिखा वह मुगल बादशाहों की प्रशस्ति नहीं थी, बल्कि उसने राजाओं और राजकुमारों के बीच चलने वाले संघर्ष और तनाव के साथ इनमें से कुछ संघर्ष को सुलझाने में परिवार की उम्रदराज स्त्रियों की महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में क्या लिखा है? विस्तार से लिखा है। किसके बारे में? स्त्रियों की महत्वपूर्ण भूमिका में। मैंने यहाँ पे एक नारीवाद की क्या मिल रही है? झलक मिल रही है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इसका मतलब कि गुलबदन होशियार महिला थी, है कि नहीं है? लेकिन समस्या यही है ना कि जब मूवी वगैरह आता है तो ऐसे कैरेक्टर को इग्नोर कर दिया जाता है। दूसरा है यहाँ पे शाही नौकरशाही, पूरा यही है। क्या होता था नौकरशाह? मैंने होता है ना, ये मंत्री, ये प्रशासनिक अधिकारी, ये कर्मचारी, ये सिपाही, है कि नहीं है? तब ना जाकर पूरा का पूरा चल पाएगा सिस्टम। अब यहाँ से शाही नौकरशाही की बात करें तो उनकी भर्ती की प्रक्रिया क्या क्या थी, उनका पद क्या क्या होता था, देखते हैं हम लोग क्या बात लिखाया गया है। तो मुगल इतिहासकार विशेषकर अकबरनामा ने साम्राज्य की ऐसी कल्पना दी जिसमें क्रिया और सत्ता लगभग पूरी तरीके से एकमात्र बादशाह में क्या होता था? निहित होता था। देखो यहाँ पे कैसे लोग दिखाने की कोशिश किया गया होती थी, जबकि शेष राज्यों को बादशाह के आदेशों का अनुपालन करते हुए प्रदर्शित किया गया है कि जो बादशाह बोल देगा वहीं सर्वोपरि होगा। किंतु मुगल राज्यतंत्र के बारे में इन इतिहास से प्राप्त समृद्ध जानकारी को हम ध्यान से देखो तो हमें उन तरीकों को समझ सकते हैं जिनमें भिन्न भिन्न प्रकार की संस्थाओं पर आधारित शाही संगठन पर प्रभावशाली ढंग से कार्य करने में क्या हुआ? सक्षम हुआ। कि ठीक है, मुगल अकबर जो बोल दे रहा है, लेकिन अकबर क्या बोल रहा है उसको लागू करवाया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है? आम लोगों पर इसका क्या इफेक्ट पड़ रहा है कि नहीं? अब अकबर कुछ ही बोल दे, अगर आम लोगों के लोग अगर मानने के लिए तैयार नहीं होंगे तो फिर शासक लंबे समय तक चल पाएगा? धीरे धीरे शासक के प्रति एक विरोध की भावना लोगों में क्या हो जाएगी? शुरू हो जाएगी। यही होता है हर समय। देखो अभी किसी भी तुम शासक को देख लो, तो यहाँ भी वही बात बताने की कोशिश की जा रही है कि अभी ऊपर सबसे क्या है? शासक है, और नीचे अलग अलग क्या है? संस्था है कि नहीं है?
सैनिक संस्था होगा, वित्त संस्था होगा, ठीक है, अलग अलग जो भी संस्था यहाँ पे दिया हुआ है। तो भाई इन संस्थाओं में रहने वाले लोग बहुत मायने रखेंगे कि नहीं रखेंगे? बिल्कुल यहाँ पे रखेंगे। मुगल राज्य का एक महत्वपूर्ण स्तंभ इसके अधिकारियों का दल था, जिसे इतिहासकार सामूहिक रूप से क्या बोलते हैं? अभिजात वर्ग कहते हैं। अभिजात वर्ग में भर्ती विभिन्न निर्जातीय तथा धार्मिक समूहों से होती थी, माने अलग अलग प्रजाति समूहों से, माने नर प्रजाति, समझ रही आ रहा ना, माने सिर्फ और सिर्फ एक क्षेत्रों से नहीं, देखेंगे अफगानी, ईरानी, मराठा, सब, ठीक है, धार्मिक समूहों से भी होती थी। इससे यह सुनिश्चित हो जाता था कि कोई भी दल इतना बड़ा ना हो कि वह राज्य की सत्ता को क्या कर सके? चुनौती दे सके। मैंने कुछ हिंदुओं से रख लो, कुछ मुस्लिमों से रख लो, ठीक है, ताकि बैलेंस बना रहे। क्योंकि हिंदू बहुल तो था ही शुरू में, तो हिंदू अधिकारियों को भी ये लोग ठीक ठाक मात्रा में नियुक्ति करते थे। मुगल के अधिकारी वर्ग को गुलदस्ते के रूप में वर्णित किया जाता था कि पूरा पूरा क्या है? गुलदस्ता है। मैंने गुलदस्ता मतलब क्या है? उसका मैंने भावार्थ समझ रही हो ना? मैंने एकदम यही चार चंद लगा रहा है कि मुगलों को एकदम चला रहा है, हाँ, एकजुट कर रहा है, जो वफादारी से बादशाह के साथ जुड़े हुए थे। साम्राज्य के निर्माण के आरंभिक चरण से ही तुरानी और ईरानी अभिजात अकबर की शाही सेवा में क्या थे? उपस्थित थे। तो तुरानी और क्या है दूसरा? ईरानी। कौन? अभिजात, शासक नहीं, अभिजात, जो भी अमीर लोग थे वहाँ के। इनमें से कुछ हुमायूं के साथ भारत चले आए थे, कुछ अन्य बाद में मुगल दरबार में क्या हुए थे? आए थे। 1560 से आगे भारतीय मूल के दो शासकीय समूहों, राजपूत और भारतीय मुसलमान, ने शाही सेवा में क्या किया? प्रवेश किया। कोई दिक्कत? इनमें से नियुक्त होने वाला प्रथम व्यक्ति एक राजपूत मुखिया अम्बेर का राजा, यही है अम्बेर माने, ठीक है, यही अम्बेर माने, अभी वर्तमान में शायद जयपुर का क्षेत्र है, ठीक है। अम्बेर भारमल कछवाहा था, दिखाया गया था ना भारमल कछवाहा को, जिसकी पुत्री कौन थी? अकबर था, माने जिसकी पुत्री जोधा थी, ठीक है, बहुत लंबा चौड़ा नाम है उसका। जिसकी पुत्री से अकबर का क्या हुआ? विवाह हुआ, यही दिखा दिया जोधा अकबर। शिक्षा और लेखा शास्त्र की ओर झुकाव वाले हिंदू जातियों के सदस्यों को भी पदोन्नत किया जाता था। माने जो भी यहाँ पे लेखा शास्त्र है, जो विद्वान आदमी है, समझ रहा है, तो थोड़ा सा उनको भी ऊपर किया जाता था। इसका एक प्रसिद्ध उदाहरण अकबर का वित्त मंत्री टोडरमल का खन्नी जाति का था। यही है टोडरमल, ठीक है। कैसे जाता था? खन्नी। उस समय इनको शूद्र माना जाता था, लेकिन अकबर के दरबार में इसको, ठीक है, अच्छा ऊपर का पद दिया गया। समझ में आ रहा है ना? तो जहांगीर के शासन में ईरानियों को उच्च पद प्राप्त हुआ। जहांगीर की राजनीतिक रूप से प्रभावशाली रानी आ गया नूरजहां, जिसकी 1645 में, ठीक है, मृत्यु हुई। कहाँ की थी? ईरान की थी। किसने उसको भगा दिया? नूरजहां को। शाहजहां ने। शाहजहां की क्या थी? सौतेली माँ हुई थी। नूरजहां भगा दिया कि हट जाओ, ठीक है। औरंगजेब ने राजपूतों को उच्च पदों पर नियुक्त किया। सब मिक्स दिया है, मैंने हमेशा याद रखना, नीचे के शासकों का नाम नहीं आएगा, देखना लास्ट आएगा औरंगजेब तक का। औरंगजेब से हुमायूं तक सब नाम क्या रहता है? आते रहेगा। और जब भी प्रशासनिक की बात आएगी तो यही 3-4 लोग नाम आएगा, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब का। औरंगजेब ने राजपूत को उच्च पदों पर नियुक्त किया। फिर भी शासन में अधिकारियों के समूह में मराठे अच्छे खासी संख्या में क्या थे? मौजूद थे। देखो मराठे लोग थे कि नहीं थे? नहीं होते तो इतना आसान नहीं था कि शिवाजी क्या होता? भाग जाता। सभी सरकारी अधिकारियों के दर्जे और पदों में 2 तरह के संख्या विषय बोधक होते थे। एक था जात और दूसरा क्या था? सवार। अब इसको समझने की कोशिश करो तुम लोग, ठीक है। जात और सवार क्या होता है? तब जाके क्लियर समझ में आएगा। जात, ठीक है, कोई दिक्कत? और दूसरा क्या है? सवार। तो पहले जात को समझ लेते हैं। जात कुछ नहीं होता है, बल्कि ये क्या था? एक पद था। क्या था? पद था। और इसी पद के अंतर्गत ये क्या होता था? मनसबदार होता था। समझ में आया कि नहीं आया?
और ये जो पद होता था, जो मनसबदार का जो पद होता था, अब इसमें जो मनसबदार था एक ही कैटेगरी का नहीं था। जिसे समझने की कोशिश करो, वर्तमान में मान लो कि सिविल सर्विस की तैयारी कर रही हो, है कि नहीं है, इसमें जितना भी पोस्ट है सब कैसा पोस्ट है, ए ग्रुप का है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ए ग्रुप क्या हो गया एक, ठीक है, मान लो कि ए ग्रुप का एक पद हो गया, समझ में आया। अब क्या इस पद के अंतर्गत, ठीक है, सबका जो वेतन होगा क्या समान होगा? नहीं होगा। सबका जो, ठीक है, काम हाँ मैंने काम होगा, जो भी होगा क्या समान होगा? नहीं। तो कुछ यही यहाँ पे है। ये जो पद का जो डिफाइन जो, ठीक है, उसके पद से किया जाता था कि पोस्ट मैंने पद में है, और दूसरा वेतन से, दूसरा वेतन से। तो वैसे ही एक मनसबदार होते थे। अब ये डिसाइड कैसे होता था? तो इन सवारों से होता था। कैसे? सवार से। सवार माने होता था, अब नाम ही लग रहा है, सवार के पीछे क्या लगा दो, मैंने पीछे नहीं आगे प्री में लगा दो घुड़सवार। समझ में आया कि नहीं आया? तो यही मनसबदार होता था। अब एक मनसबदार के पास कितने सवार हैं ये मायने रखता था। समझ में आया कि नहीं आया? अगर सवार मनसबदार के पास ज़्यादा हैं, समझ में आया, तो भाई उस मनसबदार का पद क्या रहेगा? ऊंचा रहेगा। और जब पद ऊंचा रहेगा तो वेतन ऊंचा नहीं रहेगा, ऊंचा रहेगा। तो इसीलिए मनसबदार को हम लोग देखेंगे कि किसी निश्चित एरिया पे इसको मुगल साम्राज्य के द्वारा दे दिया जाता था कि ये एरिया ले लो तुम, यहाँ पे क्या करना है तुमको, माने सैनिक अनिवार्य तत्व है, अपने सवार के माध्यम से तुमको क्या करना है, यहाँ पे रहना है। ठीक है, रहना है, कोई ज़रूरी नहीं था, ये रहता भी था और नहीं भी रहता था, लेकिन इसकी देखभाल की जिम्मेदारी इसी के कंधों में होती थी। तुमको यहाँ से क्या करना है? कर वसूलना है। क्या करना है? कर वसूली करना है। और कर वसूली करके, ठीक है, कुछ भाग तुम अपने ले लो, अपने लेके, या तुम्ही को क्या करना है, वेतन इन सवारों को भी देना है। समझ में आया कि नहीं आया? और कुछ जो बात बच रहा है वो किसको देना है? शासक को देना है। समझ में आया? तो कभी कभी यह मामला आधा आधा हो जाता था। आधा आधा हो जाता तो शासक लगता था कि चलो 100 रुपया अगर मिला तो 50 रुपया अगर शासक के पास कर चला गया, 50 रुपया अगर मनसबदार के पास चला गया, तो शासक को लगता ठीक है, अगर बराबर है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कई बार हम लोग देखेंगे ऐसा होता था कि 70-80% भाग किसके पास चला जाता था? मनसबदार के पास चला जाता था, और शासक के पास कर क्या आता था? कम आता था। तो शासक कभी कोई नाराज भी होता था, कोई दिक्कत। अब ये जो मनसबदार था, इस पे लगाम लगाने के लिए ये जो सवार जो लाया था घुड़सवार, इसी में प्रतीक के रूप में, समझ में आ रहा है ना, ठप्पा के रूप में, कि घोड़ों पे क्या किया जाता था? ठीक है, दगिया प्रथा। क्या था? दगिया प्रथा। घोड़ों को क्या किया जाता था? दागा जाता था। अब ये मनसबदार का कुछ ना कुछ मोहर होता होगा, है कि नहीं है? उस मोहर से घोड़े को क्या कर दिया गया? दाग दिया गया, तब ना पता लग पाएगा। नहीं तो पता बोलेगा कि भाई हमारे पास देखो इतने क्या है, सवार है। समझ में आया कि नहीं आया? तो यही है जात और क्या, सवार। जिसके पास, ठीक है, जितना अधिक सवार है उसका पद, माने उसका जात क्या है, उतना ही ऊपर है। समझे कि नहीं समझे? तो किताबी भाषा है, थोड़ा सा अटपटा दे देता है, कितने बार समस्या हो जाती है। अब तुम खुद सोच के देखो, यूपीएससी एक बार स्टेटमेंट बनाया था, जात की संख्या हमेशा सवारों से अधिक होगी। ये यूपीएससी का स्टेटमेंट है, 2015 में बनाया था, और हम लोग ताज़ा ताज़ा पढ़ के गए थे। लिखा था जात की संख्या हमेशा सवारों से क्या होगी? अधिक होगी। दूसरा में दे दिया था कि सवारों की संख्या जात से, समझ में आ रहा है, सवारों की संख्या हमेशा, ठीक है, जात से क्या होगी? अधिक होगी। समझ में आया कि नहीं आया? चलो तुम ही लोग बता दो, तो और ऑप्शन देना नहीं चाहता हूँ, क्या होगा इसमें? दूसरा क्या होगा? सही होगा, क्योंकि सवार क्या है, घुड़सवार है यहाँ पे हमेशा क्या रहेंगे? जात से अधिक रहेंगे। समझ में आया कि नहीं आया? तो कई बार देखो, जो पढ़ा है वो जान रहा है, अभी नहीं पढ़ोगे तो जात सवार लगेगा, अब दिमाग में होने लगेगा। ठीक है, तो यही है यहाँ पे जात। शाही पदानुक्रम में अधिकारी माने कौन होता था? मनसबदार के पद और वेतन का क्या था? सूचक था। समझ में आया कि नहीं आया? और सवार यह सूचित करता था कि उसकी सेवा में कितने घुड़सवार रखना अपेक्षित था। 17वीं शताब्दी में 1000 या उससे ऊपर वाले
ऊपर जात वाले मनसबदार को क्या बोला गया? अभिजात कहा गया। मैंने उमरा जो कि मेरे क्या है, बहुवचन है। अब सोचो, अभी जो मैं मनसबदार बोल रहा हूँ, मनसबदार अगर बोल रहा हूँ तो क्या एक कैटेगरी होंगे? नहीं। छोटा बड़ा, अब डिपेंड करता है कि इन मनसबदारों के पास सवार कितना है, उसी से उनका जात क्या होगा, निर्धारित होगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो एक है जात, ठीक है। जात के अंतर्गत क्या है? जात एक पद है, और ये पद जो डिसाइड होता था वेतन से होता था। समझ में आया कि नहीं आया? और जो भी ओहदा होता था उनका, ठीक है, कि किस में है, कोई दिक्कत? तो भाई मनसबदार का जितना ही, ठीक है, जिसके पास घुड़सवारों की संख्या अधिक होती थी, उसका वेतन और ओहदा क्या हो जाता था, और अधिक हो जाता था। और ये मनसबदार जरूरी नहीं था कि किसी एक एरिया में रहे। समझ में आया? हो सकता है कि यहाँ पे उसको मतलब मिला हुआ है क्षेत्र, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि यहीं पे रहे। ये भी ध्यान से सुन लो। मैंने दे देगा स्टेटमेंट बना के कि मनसबदारों को अपने जागीर में रहना क्या था, मैंने अनिवार्य था। सही होगा ये? नहीं सही होगा। एक मनसबदार कितने बार क्या होता था कि उसको 2 जागीर 3 जागीर ऐसे मिल जाता था। ऐसे ही हुआ बंगाल में, ऐसे ही हुआ क्या बोलते हैं कि निजाम के तरफ हुआ। समझ में आया कि नहीं आया? जो बड़े बड़े ऐसे ही हुआ, क्या बोलता था, एक और अवध था, अवध बंगाल में और निजाम में। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? याद आ रहा है ना? जो बड़े बड़े क्या हो गए, मनसबदार हो गए। तो ये समझने वाली चीज़ें हैं। सभी अभियानों में ये अभिजात माने कौन है? मनसबदार अपनी सेनाओं के साथ भाग लेते थे, तथा प्रांत वे साम्राज्य के अधिकारी के रूप में भी क्या करते थे? कार्य करते थे। प्रत्येक सैन्य कमांडर घुड़सवारी को भर्ती करता था। अब प्रत्येक सैन्य कमांडर घुड़सवारी को भर्ती करता था, उन्हें हथियार आदि से लैस करता था, प्रशिक्षण देता था। अब ये सब काम कौन करवा रहा है? मनसबदार करवा रहा है। घुड़सवारी फौज मुगल फौज का अपरिहार्य अंग थी। घुड़सवारी सिपाही निशान से पार्श्वभाग में दागे गए उत्कृष्ट श्रेणी के घोड़े रखते थे। निम्नतम ओहदे के अधिकारियों को छोड़कर बादशाह स्वयं सभी अधिकारियों के ओहदे, पदवियों और आधिकारिक नियुक्तियों के बदलाव का भी क्या करता था? पुनरीक्षण करता था कि भाई मैंने कौन कौन ठीक है, किसका हिसाब किताब सब शासक के पास जाता होगा, देखता होगा कि नहीं देखता होगा? दिखा रहा है। दीवाने आम में सब यही सब करते रहता था, दीवाने आम दीवाने खास में। मनसब प्रथा की शुरुआत करने वाले अकबर ने, ठीक है, अपने अभिजात वर्ग के कुछ लोगों को शिष्य की तरह मानते हुए उनके आध्यात्मिक रिश्ते भी क्या किया? कायम किया। मैंने मनसब प्रथा की शुरुआत करने वाले अकबर ने अपने अभिजात वर्ग के कुछ लोगों को, समझ में क्या बना लिया? शिष्य बना लिया। देखो मैंने इसको भी एकदम मैंने सूफी टाइप का क्या आ रहा है, भाव आ रहा, मुरीद बना लिया। अभिजात वर्ग के सदस्यों के लिए शाही सेवा शक्ति, धन तथा उच्चतम प्रतिष्ठा प्राप्त करने का क्या था? एक जरिया भी था। अब यही है, इसी के लालच में हम लोग देखेंगे कि बहुत सारे क्षत्रिय शासकों के द्वारा अपनी बेटियों को क्या कि, मैं क्षत्रिय नाम इसीलिए लेता हूँ कि कोई मेरा जाति प्रथा के खिलाफ कोई, ठीक है, विरोधाभाव नहीं है, ठीक है, लेकिन मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं क्षत्रिय लोग यहाँ पे जब अपनी बेटी को दे रहे हैं मुगल घरानों में, तो क्या नीचे के लोग नहीं देते होंगे? अब यहाँ पे जोधा का नाम आता है। जहांगीर की पत्नी वो भी क्या थी? एक छत्रानी थी। शाहजहाँ की नहीं जहांगीर की पत्नी, हाँ जहांगीर की पत्नी भी क्या थी? एक छत्रानी थी। हम लोग देखेंगे, ठीक है, एक पत्नी थी उसकी। अकबर की पत्नी भी क्या थी? छत्रानी थी। अब जहांगीर की पत्नी नहीं, शायद मुझे लगा शाहजहाँ की पत्नी थी। थोड़ा सा कभी डाउट हो रहा है। जो भी है मैंने जो भी है यहाँ पे कहने के मेरा प्रयास है कि जो शासकों में लग गया उसका नाम हो गया। तो क्या जब शासक में लग रहा है तो आम लोगों को नहीं लगता होगा? ठीक ठाक लगता होगा। यही चीज़ मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो उस समय क्षत्रियों के साथ साथ जो भी नीचे के लोग थे उनका भी हिंदुओं से अच्छा खासा क्या हुआ? वैवाहिक संबंध कायम हुआ। लेकिन आगे चल के देखो ये कैसे फिर से क्या हो गया? टूट गया। अगर यही रोटी बेटी का रिश्ता, यही तो सबसे मेन है। इंटरव्यू वगैरह में जब भी चीज़ आए थोड़ा सा बताने की कोशिश करो, जाति की बात आए, धर्म की बात आए, है कि नहीं है, कि इसमें क्या क्या प्रयास किया जा सकता है। तो एक प्रयास ये भी जोड़ देना, और सबसे इम्पोर्टेंट प्रयास है कि इसका कोई तोड़ नहीं है, ठीक है, कि जाति व्यवस्था, धार्मिक व्यवस्था, ठीक है, ये तभी टूटेगी जब धीरे धीरे समाज में, ठीक है, रोटी बेटी का संबंध क्या होगा?
बनेगा। इससे इंटरव्यू वालों का दिमाग ख़राब होगा, लेकिन वो सोचने के लिए क्या हो जाएंगे, मजबूर हो जाएंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलो, समझ में आ रहा है ना। रोटी बेटा को इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ ठीक है हिंदू ही अपनी बेटी को दे, हिंदू भी दे अपनी बेटी को, मुस्लिम भी दे अपने बेटी को, तब ना बैलेंस बनेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो यही चीज़ बताने की कोशिश कर रहा हूँ। सेवा में आने का अब ये प्रक्रिया चल पड़ा, हिंदू लोग मुस्लिम को दे रहे हैं बेटी, लेकिन मुस्लिम कोई जो बड़ा जो व्यक्ति होगा ठीक है, शायद ही वो अपनी बेटियों को कोई क्षत्रिय से क्या होगा शादी किया होगा, शायद ही कोई ऐसा किया होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये ऐसा जो एविडेंस है बहुत कम मिलता है। इसीलिए आज भी सुनोगी तो तुम जनरली हिंदू ठीक है मुस्लिम की जब बात करोगे तो रेयर केस में तुमको ठीक है अगर हिंदू लड़का मिलेगा और मुस्लिम लड़की मिलेगी, रेयर केस में, वरना हमेशा हिंदू क्या रहेगा, मैंने हिंदू क्या रहेगा, लड़की रहेगा, मुस्लिम क्या रहता है, लड़का रहता है। ठीक है, सेवा में आने का इच्छुक व्यक्ति एक अभिजात के जरिए याचिका देता था जो बादशाह के सामने तवज्जो प्रस्तुत करता था, रिस्पेक्ट। अगर याचिकार्ता को सुयोग्य माना जाता था तो उसे मनसब प्रदान क्या होता था, किया जाता था। समझ में आ रहा है ना? जैसे कि मीर बख्शी का नाम आ रहा है कि नहीं आ रहा है? उच्चतम वेतन दाता खुले दरबार में एक बादशाह के दाएं और क्या होता था, खड़ा होता था। सोचिए ये भी क्या है, मनसबदार है, लेकिन इसका पद क्या है, बहुत बड़ा है। तथा नियुक्ति और पदोन्नति के सभी उम्मीदवारों को क्या करता था, प्रस्तुत करता था, जबकि उसका कार्यालय उसके मुहर व हस्ताक्षर के साथ साथ बादशाह की मुहर व हस्ताक्षर वाले आदेश तैयार करता था। केंद्र में दो अन्य महत्वपूर्ण मंत्री थे, दीवान आला जिसको वित्त मंत्री बोला गया, और सद्र उस सदुर मदद मास अथवा अनुदान का मंत्री, और स्थानीय न्यायाधीशों अथवा काजियों की नियुक्ति का क्या था, प्रभारी था। ये तीनों मंत्री कभी कभी इकट्ठे एक सलाहकार निकाय के रूप में काम करते थे, लेकिन ये एक दूसरे से स्वतंत्र होते थे। अकबर ने इन तथा अन्य सलाहकारों के साथ मिलकर साम्राज्य की प्रशासनिक, राजकोषीय व मौद्रिक संस्थाओं को क्या किया, आकार प्रदान किया। समझ में आया? मौद्रिक संस्थाओं को आकार प्रदान किया किसने, अकबर ने। दरबार में नियुक्त जिसको तैनात रकाब बोला गया, तैनात रकार। आज एक चीज़ और पूछ लिया है, ठीक है, अकबर से संबंधित, अकबर नहीं क्या बोलते हैं, क्या नाम, अशोक से संबंधित जो उसके अधिकारी होते हैं ना, मैं ये जो नाम मैं इसीलिए मैं बहुत दिखा रहा हूँ कि इसका हद नहीं है, कहाँ से पूछ देगा कोई गारंटी नहीं है। देखो भी नाम लिखा नाम है, उसको तो मैं जान रहा हूँ, ठीक है। खराब नहीं लग रहा तुम लोगों को देखा रहे तो? ठीक है, इससे मैं हमेशा ये चीज़ बताने की कोशिश करता हूँ। देखो ताकि तुम लोग पता चले कि ये सब चीज़ कितना इम्पोर्टेंट हो जाता है। नाम देखो, अधिकारी वगैरह का नाम सबका नहीं पूछता है, अकबर का, अशोक का, खूब उस समय इस सब का प्रशासनिक अधिकारी माने इतना ज़बरदस्त होते थे, इन्हीं लोगों के माध्यम से वो सब क्या किया, शासन किया, कि है कि नहीं है। तो इसीलिए इनके अधिकारियों के नाम को दे देता है कि उस समय क्या बोला जाता था। मतलब बीपीएससी टाइप होता है एग्जाम, एक ही पेपर, मतलब 2 पेपर होता है इसका, सीसाइट भी होता है। गोल केशवानंद भारती का पूछ लिया, अभी हाल में हमारा पूछ लिया कि नहीं पूछ लिया, ठीक है, बहुत इम्पोर्टेंट नाम है, ठीक है। इसीलिए केशवानंद भारती कहाँ गया हौसला। देखो 5 ट्रिलियन वाला पूछ लिया। मोदी बार बार बोलता है कि भारत की अर्थव्यवस्था को 5 ट्रिलियन करना है, कब करना है, 2024 में। अब हो जाएगा या ले लेगा, 20 चल रहा है तो कौन बनाए, बड़ी क्या है हाँ। मौर्य काल में
एग्रोनोमोई अधिकारी निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित थे? ठीक है, राजस्व प्रबंधन से क्या था, संबंधित था। बुझाया कि नहीं बुझाया? ऐसे ही देता है, कहाँ से दे देगा कोई नहीं जानेगा। तो जब भी इस तरह का बात आए, ठीक है, तो बहुत थोड़ा अच्छे से देखना। अभी से सावधानी नहीं बरतोगी तो फिर एक्सीडेंट हो जाएगा। दरबार में नियुक्त तैनात रकाब, जिसको बोला गया, अभिजातों का एक ऐसा सुरक्षित दल था जिसे किसी प्रांत या सैन्य अभियान में प्रतिनियुक्त किया जा सकता था। वे प्रतिदिन 2 बार सुबह व शाम को सार्वजनिक सभा भवन में बादशाह के प्रति आत्मनिवेदन करने के लिए कर्तव्य से क्या थे, बंधे थे। दिन रात बादशाह और उसके घराने की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी क्या करते थे, वे उठाते थे। कोई दिक्कत? अब बात करते हैं हम लोग सूचना तथा साम्राज्य की। थोड़ा देख लेते हैं क्या है। सटीक और विस्तृत आलेख तैयार करना मुगल प्रशासन के लिए मुख्य रूप से महत्वपूर्ण था। मैंने सटीक है ना, जैसे कि ले लो इसी का अकबरनामा का, कितना बार उसमें संशोधन करवाया। तो क्या सटीक और विस्तृत। मीर बख्शी दरबार लेखकों के समूह का निरीक्षण करता था। ये लेखक के दरबार में प्रस्तुत किए जाने वाले सभी अर्जियां व दस्तावेज तथा सभी शासकीय आदेशों का आलेख तैयार करते थे। इसके अतिरिक्त अभिजातों और क्षेत्रीय शासकों के प्रतिनिधि, दरबारों की बैठक और समय के साथ उच्च दरबार के समाचार शीर्षक के अंतर्गत दरबार की सभी कार्यवाहियों का विवरण तैयार करते थे। समझ में आया? मैंने कौन, जो भी इसके अतिरिक्त अभिजात और क्षेत्रीय शासकों के जो प्रतिनिधि, ठीक है, दरबार की बैठक करता था। ये लोग अब देखो, शासक जो है यहाँ पे अकबर जो भी था, ये अभिजातों को देख रहा है, कर रहा है कि नहीं है? ये लोग किसको देख रहे हैं? अपने नीचे के लोगों को देख रहे हैं। अब सपोज करो कि ये मनसबदार कुछ है नहीं, डीएम टाइप का, डीएम टाइप, या फिर तुम लोग कह सकते हो सांसद विधायक टाइप का है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? वैसे प्रशासन भी जुड़ जाता है तो डीएम मतलब बोला जाता है। मैंने तीनों को मिला दो, डीएम को मिला दो, सांसद विधायक को मिला दो, तो कुछ इसी टाइप का पद है। क्या कौन, क्या हुआ, दिक्कत हो रहा है? ठीक है। अखबारात में हर तरह की सूचनाएं होती थी, जैसे दरबार में उपस्थित पद और पदवियों का दान, राजनयिक शिष्टमंडल ग्रहण किए गए उपहार अथवा किसी अधिकारी के स्वास्थ्य के विषय में बादशाह द्वारा की गई पूछताछ। राजाओं और अभिजातों के सार्वजनिक और व्यक्तिगत जीवन का इतिहास लिखने के लिए सूचनाएं बहुत क्या होती है, उपयोगी होती है। कोई दिक्कत? समाचार वृत्तांत और महत्वपूर्ण शासकीय दस्तावेज शाही डाक के जरिए मुगल प्रशासन के अधीन, अब याद आ रहा है ना कैसे काम करता था मुगल पर जो डाक व्यवस्था था, कितना जल्दी पहुंचा देता था। सब एक छोर से दूसरे छोर तक जाते थे। ये वहीं बांस के डिब्बों में लपेट कर रखे कागजों को लेकर, माने हरकार, कसीद अथवा परमार के दल दिन रात दौड़ते रहते थे। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। याद आ रहा है आपको? क्या नहीं बोल रही हो? आ रहा है। सही दिखाई नहीं दे रहा एक्सप्रेशन, ठीक है? दे रहा, सही है। देख रहे हैं कि एकदम डाउन होते जा रही हो, एकदम चेहरा बन जा रहा है। काफ़ी दूर स्थित प्रांतीय राजधानियों में भी वृत्तांत बादशाह को कुछ ही दिनों में मिल जाया करता था। राजधानी से बाहर तैनात अभिजातों के प्रतिनिधि अथवा राजपूत, राजकुमार तथा अधीनस्थ शासक बड़े मनोयोग से इन उद्घोषणाओं की नकल तैयार करते थे। वह संदेश वाहकों के जरिए अपनी टिप्पणी अपने स्वामियों के पास क्या करते थे, भेज देते थे। सार्वजनिक समाचार के लिए पूरा साम्राज्य आश्चर्यजनक रूप से तीव्र सूचना तंत्र से क्या हुआ था, जुड़ा हुआ था। ये वही चीज़ है कि 4-5 दिनों में, ठीक है, पूरा का पूरा लोग क्या करते थे, बहुत तेज़ी से ये लोग अपना काम करते थे, पहुंचा देते थे। केंद्र से परे प्रांतीय प्रशासन, केंद्र से परे माने केंद्र से क्या होगा, दूर दूर होगा। केंद्र में स्थापित कार्यों के विभाजन को इसी सूबे में क्या कर दिया गया, बांट दिया गया। दिक्कत? यहाँ भी केंद्र के समान मंत्रियों के अनुरूप अधीनस्थ दीवान, बख्शी और सद्र होते थे। अब ध्यान रखना, ये है केंद्र, माने ये है पूरा पूरा क्या है, केंद्र है, और ये क्या है, पूरा पूरा एक प्रांत मान लो। क्या? अब इस प्रांत को चलाने के लिए कौन कौन लोग हैं? दीवान, बख्शी और कौन है, सद्र है। प्रांतीय शासन का जो प्रमुख, जो गवर्नर कौन होता था, सूबेदार होता था। कौन होता था?
सूबेदार। अब देखो कितने लोग आ गए, 4 लोग आ गए कि नहीं आ गए। सूबेदार होता था जो सीधा बादशाह को प्रतिवेदन प्रस्तुत करता था कि भाई डायरेक्ट जो भी चीज़ हो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब सोचो, अब ये सूबेदार दीवान बोला जा रहा है, सब लोग चला रहे हैं। अब इस क्षेत्र को भी बांटा गया कि नहीं बांटा गया होगा, बांटा गया होगा। यहाँ भी इसको भी बांट दिया गया होगा। अब यहाँ पे जो एक क्षेत्र पे जो कंट्रोल करने के लिए आ रहा है, अब किनके अंतर्गत जो मनसबदार है, कहीं न कहीं इनके अंतर्गत ही काम कर रहा होगा कि नहीं कर रहा होगा, बिल्कुल यहाँ पे काम कर रहा होगा। तो डायरेक्ट बादशाह को क्या, मतलब कोई भी समस्या होती थी, ठीक है, कोई भी कुछ मतलब न्यूज़ देना होता था, ये सूबेदार बादशाह के हमेशा कांटेक्ट में रहता था। डायरेक्ट मैंने अपनी बात मैंने भेज सकता था, ठीक है। फ़ोन तो था नहीं उस समय। प्रत्येक सूबा कई सरकारों में बटा हुआ था, याद आ गया। प्रत्येक सूबा जो भी प्रांत है, अक्सर सरकार की सीमाएं फौजदारी के नीचे आने वाले क्षेत्रों की सीमाओं से मेल खाती थी। इन इलाकों में फौजदारों को विशाल घुड़सवार और तोपचियों के साथ रखा जाता था। किसको? इन इलाकों में फौजदारों को, जो भी फौजदार होते थे। परगना माने उप जिला स्तर पर स्थानीय प्रशासन की देख रेख 3 अर्धवंशानुगत अधिकारियों, कानूनगो माने राजस्व अधिकारी का रखवाला, चौधरी राजस्व संग्रह का प्रभारी और काजी द्वारा की जाती थी। अब देखो यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम है, ठीक है। पहला कौन है यहाँ पे, माने स्थानीय प्रशासन की देख रेख 3 माने स्थानीय माने गांव तक का, अर्धवंशानुगत अधिकारी माने पूरी तरीके से वंशानुगत क्या है नहीं है, लेकिन अर्थ लगा, इसका मतलब कि कुछ है। कानून गो, ठीक है। और उसके बाद से कौन है, चौधरी। तो अभी हमने ये देखा मुगल एम्पायर है, एक प्रांत है, इस प्रांत का प्रमुख कौन है, सूबेदार, दीवान उवान सब है। अब एक छोटे छोटे क्षेत्रों में क्या कर दिया गया, बांट दिया। और यहाँ पे 3 लोग क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, कानून गो, चौधरी, ठीक है, काजी, अर्धवंशानुगत अधिकारी। समझ में आया कि नहीं है। ये और निचली स्तर का चला गया, जैसे आज के समय में क्या बोलते हैं हम लोग, पंचायत वाला बोलते हैं, गांव के स्तर पर। हाँ, गांव के स्तर पर आ गया। मैं स्थानीय प्रशासन की बात कर रहा है। शासन के प्रत्येक विभाग के पास लिपिकों का एक बड़ा सहायक समूह, लेखाकार, लेखा परीक्षक, संदेशवाहक और अन्य कर्मचारी होते थे। होंगे कि नहीं होंगे। अब देखो पंचायत मूवी से अगर तुम लोग को रिलेट कर पा रही हो तो नहीं समझ में आ रहा। उसमें जाता है पंचायत, ठीक है, अथी बन के, सब कर्मचारी बन के जाता है। उसके अंदर भी 2-3 लोग काम करने वाले होते हैं कि नहीं होते हैं, सब लेखाकार, लेखा परीक्षक, ठीक है, सब जो तकनीकी रूप से दक्ष अधिकारी थे। अब इनका भी कुछ न कुछ भर्ती होता होगा कि नहीं होगा। ये मानकीकृत नियमों और प्रक्रियाओं के अनुसार कार्य करते तथा प्रचुर संख्या में लिखित आदेश व वृत्तांत तैयार करते थे। सर्वत्र फारसी को शासन की भाषा बना दिया गया, लेकिन ग्राम लेखा के लिए स्थानीय भाषाओं का क्या किया गया, प्रयोग होता था। मुगल इतिहासकारों ने प्रायः बादशाह और उसके दरबार को ग्राम स्तर तक के संपूर्ण प्रशासनिक तंत्र का नियंत्रण करते हुए क्या किया, प्रदर्शित किया। मुगल इतिहासकारों ने बादशाह और उसके दरबार को माने एकदम केंद्र से लेके, ठीक है, एकदम छोटे से छोटे, ठीक है, क्षेत्रों तक का क्या सिस्टम चल रहा है, यहाँ पे चल रहा है कि नहीं चल रहा है, कि किस प्रकार शासक है, किस प्रकार सूबेदार है, किस प्रकार दीवान है, किस प्रकार मनसबदार है, सारी की सारी प्रशासनिक चीज़ों को क्या किया, दिखाया। जैसा कि आपने अध्याय 8 में, इस प्रक्रिया का तनाव मुक्त रहना असंभव सा ही था। तनाव मुक्त मैंने कहीं न कहीं कुछ न कुछ क्या होता था, चलते ही रहता था। स्थानीय जमींदारों और मुगल साम्राज्य के प्रतिनिधियों के बीच कई बार संबंध संसाधन और सत्ता के बंटवारे को लेकर संघर्ष कर क्या करता था, क्योंकि उस सूबा में, ठीक है, दीवान जा रहा है, सूबेदार जा रहा है, लेकिन उस सूबा में कितने सारे क्या रहते थे, जमींदार भी रहते थे। समझ में आ रहा है ना। उन्हीं जमींदारों को तो अंग्रेजों ने पहला क्या किया, अपने अंडर कंट्रोल करना शुरू किया। जब देखेंगे कि कैसे अंग्रेजों का बंगाल में कंट्रोल हुआ, देखेंगे उन जमींदारों को वे लोग धीरे धीरे अपने कंट्रोल में करते चले गए, मुनाफा देने के लालच से। जमींदार प्रायः राज्य के खिलाफ किसानों का समर्थन संगठित करने में क्या हो जाते थे, सफल हो जाते थे। याद आया। अब यही किसान जमींदारों को मैंने लूट रहे हैं, काट रहे हैं, लेकिन फिर देखो फिर भी क्या कर ले रहा है सब। जब भी जन आंदोलन करना आ रहा है, नीचे का भीड़ चाहिए कि नहीं चाहिए,
याद आ रहा है ना कैसे जन आंदोलन खड़ा किया जाता है? भीड़, भीड़ चाहिए। खत्म हो गया? कितना है और? अच्छा चलो थोड़ा। सीमाओं के परे इतिवृत्तों के लेखकों ने, मैंने इतिवृत्ति मैंने जो भी शासक था, मुगल बादशाहों द्वारा धारण की गई कई गुंजायमान पदवियों को सूचीबद्ध किया। इसके अंतर्गत शहंशाहों जैसे सामान्य पदवियां अथवा जहांगीर अथवा शाहजहां, ठीक है, मैंने जहांगीर का मतलब विश्व पर कब्जा करने वाला, शाहजहां मतलब विश्व का राजा, जैसे अलग अलग राजाओं द्वारा अपनाई गई खास उपाधियां शामिल थी। मुगल बादशाहों के अविजित क्षेत्रीय व राजनीतिक नियंत्रण के दावे को दोहराने के लिए इतिहासकार प्रायः इन पदवियों और उनके अर्थों का हवाला देते थे। लेकिन यही समसामयिक इतिहास पड़ोसी राजनीतिक शक्तियों के साथ राजनीतिक रिश्तों और संघर्ष का भी क्या देते हैं? विवरण देते हैं कि ठीक है, इन्होंने जो भी कुछ किया, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्षेत्रीय जो भी शासक होते थे, क्षेत्रीय शासक मतलब कि जो मुगल कंट्रोल का अंडर कंट्रोल में क्या थे, नहीं थे, तो उनसे तो इनका शासन क्या हुआ, कोई अच्छा, मैंने उनसे इनका संबंध कोई अच्छा नहीं था हमेशा, ठीक है। मतलब एक जो मिल गया तो ठीक है, मिल गया तो फिर उसी के अंडर कंट्रोल में आ जाएगा, नहीं मिला तो फिर समस्याएं आती ही रहती थी। लेकिन इनका जो पड़ोसी देशों से जो संबंध था वो क्या था? अच्छा था, जिसमें प्रतिस्पर्धी क्षेत्रीय तनाव की वजह से कुछ तनाव और राजनीतिक प्रतिद्वंदता का भी क्या लगता है, पता लगता है। जैसे कि सफाविदों से अकबर का संबंध क्या था? अच्छा नहीं था, तो वे भी तो पड़ोसी देश ही थे, तो थोड़ा ध्यान रखना है। अब देखो आ ही गया सफावी और कंधार। कंधार कहाँ है वर्तमान में? अफगानिस्तान में है। कंधार काबुल दोनों कहाँ है? अफगानिस्तान में है। अफगानिस्तान में है, तो ध्यान रखना। मुगल राजाओं तथा ईरान व तुर्रान के पड़ोसी देशों के राजनीतिक व राजनयिक रिश्ते अफगानिस्तान को ईरान व मध्य एशिया के क्षेत्रों से पृथक करने वाले। वहीं पे क्या है? हिंदुकुश की पहाड़ी भी है, सबको क्या कर रहा है? उधर सफाविद है, हिंदुकुश, ठीक है, कंधार, ये सब क्या कर रहा है? अलग कर रहा है। निर्धारित सीमा के भीतर नियंत्रण निर्भर थे। भारतीय उपमहाद्वीप में देखो आने को इच्छुक सभी विजेताओं को उत्तर भारत तक पहुंचने के लिए हिंदुकुश को पार करना होता था। मुगल नीति का यह निरंतर प्रयास रहा कि सामरिक महत्व की चौकियाँ, जो भी चौकी होता है ना, चौकन्ना होने के लिए जो चौकी जो बताई पुलिस चौकी है, इसी तरीके से इन्होंने जो भी चौकी और विशेषकर काबुल व कंधार पर नियंत्रण के द्वारा इस संभावित खतरे से क्या किया? बचाव किया जा सके। मैंने चौकिया कहीं जगह जगह बना दिया, वहाँ पे अपने सैनिक अधिकारियों को क्या कर दिया? रख दिया कि कोई हलचल हो तो तुरंत क्या हो जाए? चौकन्ना हो जाए। कंधार सफाविदों और मुगलों के बीच झगड़े की जड़ था। याद आ गया? जड़ था ना। यह किला नगर आरंभ में हुमायूं के अधिकार में था। कौन? कंधार। कंधार से ही पानीपत का तृतीय युद्ध करने के लिए आया। कौन? हुमायूं, सॉरी वो तो बाबर आया था ना, कंधार नहीं काबुल से आया था, काबुल से आया था। लेकिन भागा फिर कौन? हुमायूं भागा ना, भागा तक नहीं भागा था। तो आरंभ में हुमायूं के अधिकार में था, जिसे 1595 में अकबर द्वारा पुनः क्या कर लिया गया? जीत लिया गया। अब आरंभ में हुमायूं के अधिकार में था, इसका मतलब हुमायूं छोड़ा तो फिर उसका जो, ठीक है, कंट्रोल किस पे आ गया होगा? सफाविदों पे हो गया, क्योंकि उसमें सफाविद ही थे इधर। तो ध्यान से समझने की कोशिश करो यहाँ पे। यद्यपि सफावी दरबार ने मुगलों के साथ अपने राजनयिक संबंध बनाए रखे तथा कंधार पर यह दावा करता रहा। कौन? सफाविद, कि कंधार किसका है? हमारा है। अब सोचो पहले किसका था? हुमायूं का था। हुमायूं से फिर कंधार किसका हो गया? सफाविद का हो गया। सफाविद से फिर कंधार किसका हो गया? अकबर का हो गया। अब जहांगीर आ रहा है, शासक बदल रहा है, तो सफाविद आकर बोल रहे हैं कि भाई जहांगीर के पास कि ये हमारे पास कोई समस्या नहीं है, बस कंधार हमारा रहेगा, है कि नहीं है? तो 1613 में जहांगीर ने शाह अब्बास के दरबार में कंधार को मुगल अधिकार में रहने देने की वकालत करने के लिए एक राजनयिक दूत भेजा कि भाई कंधार किसका है? हमारा है, हमारे कंट्रोल में रहेगा। लेकिन यह शिष्ट मंडल अपने उद्देश्य में सफल क्या हुआ? नहीं हुआ। ठुकरा दिया होगा लोगों ने कि भाई ऐसे कैसे हो सकता है।
1622 में शीत ऋतु में एक फारसी सेना ने कंधार पर घेरा डाल दिया। फारसी माने कौन है? सफाविद है, ईरान की तरफ, ईरान वाले। मुगल रक्षक सेना पूरी तरीके से तैयार नहीं थी, अतः वह पराजित हुई और उसे किला, ठीक है, नगर सफाविदों को क्या करना पड़ा? सौंपना पड़ा। कोई दिक्कत? ये किसका चित्र बनाया है? जहांगीर का स्वप्न दिखाया है। नीचे देखिए ना, एक गाय में खड़ा है, तो शेर में खड़ा है। ये गाय में खड़ा है, शेर में खड़ा है, गाय एक बकरी है, बकरी है लग रहा है। बकरी जैसे लग रही है। देखो क्या है इस लघु चित्र के अभिलेखों से, थोड़ा पढ़ो तो क्या लिखा है। इस लघु चित्र के अभिलेख से पता चलता है कि जहांगीर ने हाल ही में देखे गए एक स्वप्न को अबुल हसन से चित्र में उतारने के लिए कहा। अबुल हसन ने इस दृश्य में दो शासकों, जहांगीर व सफावी शाह अब्बास को मित्रवत गले लगाते हुए प्रदर्शित करते हुए चित्र बनाया। दोनों ही राजाओं का चित्रण उनकी पारंपरिक पोशाकों में किया गया है। शाह की आकृति 1613 में मुगल राजदूत वर्ग के साथ ईरान गए विष्णुदास द्वारा बनाए गए चित्रों पर आधारित है। इस दृश्य को, जो कि काल्पनिक है क्योंकि दोनों शासक आपस में नहीं मिले, एक तरीके की पारंपरिकता मिली। चलो अब बात करते हैं ऑटोमन साम्राज्य, तीर्थ यात्रा और व्यापार। ठीक है, अब देखते हैं इनका क्या संबंध है। यहाँ पे ऑटोमन साम्राज्य पता है तुम लोगों को? ऑटोमन साम्राज्य के साथ मुगलों ने अपने संबंध इस हिसाब से बनाए रखे, अब थोड़ा लिंक करने, कि वे ऑटोमन नियंत्रण वाले क्षेत्र में व्यापारियों और तीर्थयात्रियों के स्वतंत्र आवागमन को बरकरार क्या कर सके, रख सके। क्योंकि ऑटोमन एम्पायर उस समय क्या था, मैंने उस समय कुछ मुगल थे उनके सामने, बड़े थे ना ये तो, पर उनका भारत तक सीमित थे, उनका पूरा का पूरा कंट्रोल था। हाँ, यह हिजाज अर्थात ऑटोमन अरब के उस हिस्से के लिए विशेष रूप से सत्य था जहाँ मक्का और मदीना के महत्वपूर्ण क्या थे, तीर्थ स्थल थे। तो भाई बोला है कि जो भी मेरे भाई नगर के लोग व्यापारी हैं, है कि नहीं है, तीर्थयात्री है, मैंने उनसे हमारा संबंध क्या बना रहा है, अच्छा रहे, तो अब तभी तो हमारे लोग जाएंगे, तो उनको कोई दिक्कत नहीं होगा। इस क्षेत्र के साथ अपने संबंधों में मुगल बादशाह आमतौर पर धर्म एवं वाणिज्य के मुद्दों को मिलाने की कोशिश करता था। समझ में आ रहा है ना? कौन? मुगल वाले। वह लाल सागर के बंदरगाह अदन और मोखा की बहुमूल्य वस्तुओं को निर्यात को प्रोत्साहन देता था और इनकी बिक्री से अर्जित आय को उस इलाके में धर्म स्थलों व फकीरों में दान में बांट देता था। हालांकि औरंगजेब को जब अरब भेजे जाने वाले धन के दुरुपयोग का पता चला तो उसने उसके वितरण का समर्थन किया, क्योंकि उसका मानना था कि यह भी वैसा ही ईश्वर का घर है जैसा कि क्या, मक्का का। और देखेंगे हम लोग औरंगजेब आएगा और पुनः जजिया कर क्या कर देगा, लगा देगा। ठीक है, अब क्यों लगाएगा, जब तक नहीं पढ़ोगे समझ में नहीं आएगा। मुगल दरबार में जेसुइट प्रचारक लास्ट है। अब जेसुइट प्रचारक कौन होगा? जेसुइट माने क्या होगा? हैं? ठीक है, जीसस। ठीक है, कैसा? जीसस। ठीक है, जीसस कौन होगा? क्रिश्चियन धर्म को करने वाले। ठीक है, चलो, वो ज्यूस होता है। ठीक है, क्या? ज्यूस। ठीक है, यूरोप को भारत के बारे में जानकारी जेसुइट धर्म प्रचारकों, यात्रियों, व्यापारी और राजनीति के विवरण से हुई। मुगल दरबार के यूरोपीय विवरणों से जेसुइट वृत्तांत सबसे पुराना है। 15वीं शताब्दी के अंत में भारत तक एक सीधी समुद्री मार्ग की खोज का अनुसरण करते हुए पुर्तगाली व्यापारियों ने, आया कि नहीं आया, वास्को डी गामा व्यापारी केंद्र का जाल स्थापित किया। पुर्तगाली राजा भी सोसाइटी ऑफ रिसर्च के धर्म प्रचारकों की मदद से क्या, ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार में क्या करता था, रुचि रखता था। 16वीं शताब्दी के दौरान आने वाले जेसुइट शिष्टमंडल व्यापार और साम्राज्य निर्माण का इसी प्रक्रिया के क्या थे, सब हिस्सा थे। अकबर ईसाई धर्म के विषय में जानने को बहुत उत्सुक था। धर्म को लेकर तो भाई अकबर का नाम ऊपर रहता ही है, ललायित रहता था कि सारे धर्मों के बारे में जान ले, कौन धर्म क्या बोलता है। उसने जेसुइट पदाधिकारियों को आमंत्रित करने के लिए दूत मंडल गोवा भेजा। पहला जेसुइट शिष्टमंडल
फतेहपुर सिकरी के मुगल दरबार में 1500 ईस्वी में पहुंचा और वहां लगभग कितना दिन रहा? 2 वर्ष रहा। देखो भेज रहा है कि जाओ भाई उनको बुला के लाओ। इन जेसुइट लोगों ने ईसाई धर्म के विषय में अकबर से बात की, इसके सद्गुणों के विषय में उलमा से उनका बात विवाद हुआ। अब उलमा ने धर्म के क्या है, ठेकेदार हैं मुस्लिम धर्म के। अब जेसुइट आएंगे दूसरे धर्म के लोग तो क्या बोलेंगे, भाई ये बेकार लोग हैं कि नहीं है, धर्मांतरण करवा लेंगे हमारे लोगों का। तो समस्या तो थी ही, लेकिन इसमें शासक बहुत टाइट था, अकबर था। लाहौर से मुगल दरबार में 2 और शिष्टमंडल 1591 और 1595 में क्या किया गया, भेजा गया। ये सब चीज़ें हैं कि नहीं, जो अकबर को थोड़ा सा अच्छा कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जेसुइट विवरण व्यक्तिगत प्रेक्षणों पर आधारित हैं और वे बादशाह के चरित्र और सोच पर गहरा प्रकाश डालते हैं। सार्वजनिक सभाओं में जेसुइट लोगों को अकबर के सिंहासन के काफी नजदीक स्थान दिया जाता था। कब? सभाओं में। वे उनके साथ अभियानों में जाते, उसके बच्चों को शिक्षा देते तथा उसके फुर्सत के समय में वे अकबर के क्या होते हैं, साथ होते। अकबर के बारे में जान के बड़ा तुम लोगों को आश्चर्य होगा कि अकबर, ठीक है, एक भी पढ़ा लिखा आदमी क्या था, नहीं था, क्योंकि 12-13 साल में तो शासक ही बन गया। उसको पढ़ने लिखने का क्या मिला, टाइम ही नहीं मिला। लेकिन एक्सपीरियंस, जो व्यक्ति 50-55 साल अगर एक्सपीरियंस शासक बन गया तो फिर उसको समझ में आ जाएगा। समझ में आ रहा है ना? तो ध्यान रखना इस चीज़ को। कितने बार लगता है कि अकबर बहुत पढ़ा लिखा था, उसकी कहानी देखोगी तो फिर समझ में आएगा। वे उसके साथ अभियान में जाते, उसके बच्चों को शिक्षा देते तथा फुर्सत के समय में वे अक्सर उनका साथ होते थे। जेसुइट विवरण मुगल काल के राज्य अधिकारी और सामान्य जनजीवन के बारे में फारसी इतिहासों में क्या कहते सूचना की पुष्टि करता है। बादशाह का सुलभ पहुंच, ठीक है, पढ़ो तो क्या लिया। पहले जेसुइट शिष्टमंडल का एक सदस्य मानसेरेट अपने अनुभवों का विवरण लिखते हुए कहता, नाम क्या है? मानसेरेट। देखिए, उससे यानी अकबर से भेंट करने की इच्छा रखने वाले लोगों के लिए उसकी पहुंच कितनी सुलभ है, इसके बारे में अतिशयोक्ति करना बहुत कठिन है। लगभग प्रत्येक दिन वह ऐसा अवसर निकालता है कि कोई भी आम आदमी अथवा अभिजात उससे मिल सके और बातचीत कर सके। उससे जो भी बात करने आता है उन सभी के प्रति कठोर न होकर वह स्वयं को मधुर भाषी और मिलनसार दिखाने का प्रयास करता है। उसे उसकी प्रजा के दिलो दिमाग से जोड़ने में इस शिष्टाचार और भद्रता का बड़ा असाधारण प्रभाव है। ठीक है, दिखाएगा क्या? औपचारिक धर्म पर प्रश्न उठाना। ठीक है, देखो क्या है, अब कौन उठाया होगा। जेसुइट शिष्टमंडल के सदस्य के प्रति अकबर ने जो उच्च आदर्श प्रदर्शित किया उससे वे बहुत प्रभावित हुए। ईसाई धर्म के सिद्धांत में बादशाह की स्पष्ट दिलचस्पी की व्याख्या उन्होंने अपने मत में बादशाह के धर्म परिवर्तन के संकेत में रूप में की। जो है भाई, इतना हमारे धर्म में इंटरेस्ट ले रहा है तो कहे ना तुम क्या बन जाओ, क्रिश्चियन बन जाओ, है कि नहीं है। इससे पश्चिमी यूरोप में हावी धार्मिक असहिष्णुता के माहौल के प्रकाश में समझा क्या हो सकता है, जा सकता है कि समझ में आ रहा है ना। मोन्सेरेट ने टिप्पणी की कि राजा ने इस बात की बहुत कम परवाह की कि सभी को उसके धर्म के अनुपालन की अनुमति देकर वास्तव में सबका तिरस्कार किया। समझ में आया कि नहीं आया? मतलब ध्यान से थे वो देखो, जेसुइट शिष्टमंडल के सदस्यों के प्रति अकबर ने जो उच्च आदर्श प्रदर्शित किया, कोई दिक्कत, उससे भी बहुत क्या हुआ, प्रभावित हुए। ईसाई धर्म सिद्धांत में बादशाह की स्पष्ट दिलचस्पी की व्याख्या उन्होंने अपने मत में, उन्होंने किसने, मैंने जेसुइटों ने अपने मत में बादशाह के धर्म परिवर्तन के संकेत के रूप में की। समझ में आया कि नहीं आया? इससे पश्चिमी यूरोप में हावी धार्मिक असहिष्णुता के माहौल के प्रकाश में समझा क्या हो सकता है, जा सकता है। क्योंकि उस समय तुम लोग देखोगे धर्म युद्ध के बाद, ठीक है, इतना आसान नहीं होता है यूरोप में। मोन्सेरेट ने टिप्पणी की कि राजा ने इस बात की बहुत कम परवाह की कि सभी को उसके धर्म के अनुपालन की अनुमति देकर उसे वास्तव में सबका क्या किया, तिरस्कार किया। मैंने
यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहा है कि अकबर को इससे कोई मतलब क्या था, नहीं था इन सारी चीज़ों से। धार्मिक ज्ञान के लिए अकबर की तलाश ने फतेहपुर सीकरी के इबादत खाना, याद आ रहा है ना, इबादत खाना, वहीं जहाँ पे धार्मिक अधिकारियों को बुला के क्या किया था, रखता था ख्वाजा वाला, ख्वाजा मेरे ख्वाजा, तो वहीं क्या है, इबादत खाना है। छोटे छोटे शब्दावलियाँ हैं जिसका तुम लोगों को अर्थ जानना बहुत ज़रूरी है। इबादत खाने में विद्वान मुसलमान, हिंदू, जैन, पारसी और ईसाइयों के बीच अंतर धर्मीय वाद विवाद को जन्म दिया। अकबर के धार्मिक विचार, धार्मिक धर्मों व संप्रदायों के विद्वानों से प्रश्न पूछने और उनके धर्म सिद्धांत के बारे में जानकारी इकट्ठा करने से क्या हुए, परिपक्व हुए। धीरे धीरे वह धर्मों को समझने के रूढ़िवादी तरीकों से दूर प्रकाश सूर्य पर केंद्रित दैवीय उपासना के लिए स्वकल्पित विभिन्न ग्राही रूप की ओर बढ़ गया। अकबर धार्मिक विचार, विभिन्न धर्म व संप्रदाय के विद्वानों से प्रश्न पूछा क्या है और उनके धर्म सिद्धांतों के बारे में जानकारी भी क्या किया, इकट्ठा किया। इससे वह परिपक्व हुआ। समझ में आया कि नहीं आया कि आखिर क्या कर रहे हैं। धीरे धीरे वह धर्मों को समझने के लिए रूढ़िवादी तरीकों से क्या हुआ, दूर हो गया कि भाई जो भी ये पुरानी चीज़ें चली आ रही है, जो लोगों ने एक मानसिकता बना दी है किसी धर्म के खिलाफ, वो सरासर क्या है, गलत है, दूर हो गया। और देखो, प्रकाश और सूर्य पर केंद्रीय दैवीय उपासना को स्वकल्पित विभिन्न ग्राही रूप की ओर क्या हो गया, बढ़ गया। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, मैंने उसकी मानसिक चेतना का विकास हो गया। अब इतनी आसानी से वो धर्म को लेकर किसी के बात में आने वाला नहीं था। हमने देखा कि अकबर और अबुल फजल ने प्रकाश के दर्शन का सृजन किया और राजा की छवि तथा राज्य की विचारधारा को आकार देने में इसका प्रयोग किया। इसमें दैवीय रूप से प्रेरित व्यक्ति का अपने लोगों पर सर्वोच्च प्रभुत्व तथा अपने शत्रुओं पर पूर्ण क्या होता है, नियंत्रण होता है। दिखाया हरम में होम। यहाँ अब्दुल कादिर पढ़िए तो, यहाँ अब्दुल कादिर बदायूनी ने थे। बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, बदायूनी लिख लो, यहाँ पे अंडरलाइन कर लो, बदायूनी आएगा आज, बदायूनी पूरा नाम है अब्दुल कादिर बदायूनी। चलो बदायूं बोलते हैं। चलो, मुंतखाब उत्वारिक से एक अंश दिया गया है। एक धर्म विज्ञानी और दरबारी बदायूं अपने नियोक्ता की नीतियों का आलोचक था और अपनी पुस्तक की विषय वस्तु को वह सार्वजनिक नहीं करना चाहता था। युवावस्था के आरंभ से ही महामहिम अपनी पत्नियों अर्थात हिंद के राजाओं की पुत्रियों के सम्मान में हरम में होम का आयोजन कर रहे थे। यह ऐसी धर्म क्रिया है जो अग्नि पूजा से व्युत्पन्न हुई है, परंतु अपने 25वें शासन वर्ष के नए वर्ष पर उसने सार्वजनिक रूप से सूर्य और अग्नि को दंडवत प्रणाम किया। शाम को चिराग और मोमबत्तियां जलाए जाने पर सारे दरबार को आदर पूर्वक उठना पड़ा। ठीक है, अब देखो मोमबत्ती किस में जलाया जाएगा, क्रिश्चियनिटी में जलाया जाएगा, नहीं जलाया जाएगा। ठीक है, खत्म हो गया। ये विचार दरबारी इतिहासकारों के परिप्रेक्ष्य से संगठित रखते थे। ये मुगल इतिहासकार हमें उन प्रक्रियाओं का बोध कराते हैं जिनके द्वारा मुगल शासक बड़े प्रभावशाली तरीके से ऐसी विजातीय जनता को एक शाही संरचना के अंतर्गत सम्मिलित क्या कर सके कि भाई मैंने अलग अलग जाति, अलग अलग, ठीक है, मैंने विजातीय जनता को लिखा है अलग अलग। ठीक है, भौगोलिक विस्तार और राजनीतिक नियंत्रण के व्यापक रूप से ह्रास के बाद भी लगभग 1.5 शताब्दी तक इस राजवंश का नाम भारतीय उपमहाद्वीप में क्या रहा, वैध रहा। कोई दिक्कत नहीं। देखो यहाँ पे कुछ कलाकारी किया गया है। ठीक है, तो आज तो क्लास कंप्लीट हो गया। अब बताइए, आप ही बताइए आपके हिसाब से टेस्ट कब होना चाहिए। टाइम अपने हिसाब से देख लीजिए। हाँ बता दूँगा, नहीं बताइए आप अपना। ठीक है, क्योंकि ये तो पढ़ी हुई है, 2 दिन तो पढ़ी ही। कब बताइए, आज संडे है। ठीक है, बोलिए।